Hello, guys. A very good evening to all of you. Hello, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay, so in last class we were discussing about Lahore session तक हुआ था, I guess. Yes, sir. Yes, sir. Civil disobedience शुरू किया था. Good evening, sir. 1930, sir. 1930 yes. Okay. So सर आज का क्लास भी मॉडर्न हिस्ट्री पे ही रहेगा क्या? we will try कि मैं इसको अगले 30 या 45 मिनट में खत्म करता हूँ. उसके बाद we will discuss science and tech और defense से related जो current affairs है. Current affairs plus static part also. ओके सर, मेरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो गया था इसलिए मैं पूछ रही थी. तो ठीक है. मैं कितने बजे अटेंड करूं वापस से क्लास जब आप साइंस शुरू करेंगे? I'm not sure. मिनिमम 45 मिनट तो लगेंगे मिनिमम. तो आपको ओके सर, आई रीलॉग इन आफ्टर 45 मिनट्स. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. Okay, so what I'm saying is that कि इसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं एंड सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं. सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं. तो मैंने आपको बताया था इसका बैकग्राउंड ये था 1929 में. 1929 में लाहौर सेशन हुआ था. वेट कीजिए, थोड़ा हैंग हो रहा है. इसने क्या हो गया? ओके, सो 1929 में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का. और इस लाहौर सेशन में जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे. अगर मैं इस पेज से बोल रहा हूँ तो आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर. ठीक है, बता देना. मेरा थोड़ा सा एक्चुअली पिछले 4-5 दिन में मैंने ज्यादा क्लासेस ले ली. थोड़ा सा गला भी खराब था तो ज्यादा तेज मैं नहीं बोल पाऊंगा. ओके, सो जवाहरलाल नेहरू को लीडरशिप मिली. और यहाँ पे याद रखना, यूथ को पहली बार यहाँ पे इतने यंग लीडर को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था. तो यूथ को लीडरशिप मिली. तो उसके बाद इन्होंने बोल ही दिया कि वी विल सेलिब्रेट 26 Jan 1930 as the first Independence Day, and they have also hosted tricolor on the bank of river Ravi. Now, in geography, if you देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा एक या दो क्लास में आपको ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स तो खत्म ही हो जाएगा. उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आई ट्राई की कुछ आपकी एमसीक्यूज की क्लास में रखूं. ज्योग्राफी के 100, पॉलिटी के 200 टॉप, इस तरीके के एमसीक्यूज में डिस्कस करा दूं. आई विल ट्राई कि ये हो जाए. ओके, व्हाट इज रावी? रावी को एक बार देख लेना. रावी इज अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर. और इंडस रिवर में इंडस को मिला के प्लस इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज. और इन 5 ट्रिब्यूटरीज के ही नाम पे आपका नाम पड़ा है पंजाब. ये जो वर्ड आब है इसका मतलब है वाटर. इसलिए एक और टर्म आपने सुना होगा कई बार, ये ज्योग्राफी में न्यूज में होता है, दोआब. DOAB. सो दोआब इज नथिंग, अ लैंड बिटवीन 2 रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी है यमुना. और ये आपकी है गंगा. तो यमुना और गंगा के बीच में दिल्ली एक दोआब है, तो इसको दोआब बोलते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री में आप कई बार सुनोगे. तो 2 रिवर के बीच की जो लैंड है उसको हम दोआब बोलते हैं. आपका मतलब वाटर. सेम पंज आप, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. ये 5 रिवर्स मेनली किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की. आज के अगर आप पंजाब में देखेंगे तो आज के पंजाब में तो आपको ये 5 रिवर नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि हमारे देश में जो पंजाब है ना, वो ऑलरेडी पूरा पंजाब नहीं है. आधा पंजाब आपका पाकिस्तान के पास चला गया था. yes, तो हमारे देश का जो पंजाब है इसमें आपको मिल जाएगी सतलुज, मिल जाएगी रावी, मिल जाएगी ब्यास, मिल जाएगी. बाकी तीनों फिर यहाँ से निकल के यहाँ से जाती है, इस वाले पंजाब से जाती है. नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या रखना है, बिकॉज पंजाब इज इन न्यूज, तो ये थोड़ा सा रखना है. एंड ऑल्सो पाकिस्तान के साथ थोड़ा लद्दाख वाला ये रीजन ज्योग्राफिकली दे में आस्क क्वेश्चन. यू हैव टू, आपको ये एक बार पढ़ लेना, इंडस वाटर ट्रीटी.
1960 थी आई गेस। वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटर था। ये एक बार आप पढ़ लेना या मैंने पढ़ा दी होगी। ठीक है, ओके। सो अब इन्होंने क्या किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने डिसाइड कर लिया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब आपको इस ये जो आंदोलन था इसका अब आपको एक लीडर चुनना था। तो इन्होंने क्या किया कि इनको पता था कि अब लीडर गांधी होंगे। अच्छा, इस सेशन में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम मूवमेंट लॉन्च करेंगे और ये कॉमन सेंस की बात है, लीडर कौन होगा। एंड आईएनसी डिक्लेयर्ड दैट गांधी जी इज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। तो गांधी जी को इन्होंने लीडर बना दिया। तो अब आंदोलन आपका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। गांधी जी भी ऐसे ही नहीं है कि अगले दिन सुबह उठ के मूवमेंट की तरफ चल के, एक माहौल बनाना होता है, एक आपको मैसेज देना होता है, एक लोगों को एक साथ इकट्ठा करना होता है। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया, गांधी जी ने 11 डिमांड्स दी। 11 डिमांड्स दी, 11 डिमांड्स मांगी वॉइस रॉय से कि आप हमारी इन 11 डिमांड्स को पूरा कीजिए, और अगर आप इनको पूरा नहीं करते हैं तो आई विल स्टार्ट अ मूवमेंट। उन्होंने नहीं बोला कि आजादी की लड़ाई में लड़ रहा हूं, क्योंकि उन्हें पता था कि आजादी को लेके बहुत सारे लोग आपके साथ एकदम से नहीं आएंगे। उन्होंने मुद्दा कुछ और रखा। मेन एम था कि आप ये जो सरकार है इसको अपने सामने झुका दे तो एक जो मॉरल बूस्ट मिलेगा, और फिर आप आजादी की भी करना। डायरेक्टली आजादी नहीं मांगी थी। जैसे अभी हो रहा है फार्मर प्रोटेस्ट के मूवमेंट में, बहुत सारी नाम तो फार्मर का ले रहे हैं लेकिन जो भी गवर्नमेंट से अपोजिशन में सब जुड़े हुए हैं। तो आइए, तो इनमें 11 में बहुत सारी डिमांड थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 आपको डिमांड याद रखनी है। पहला था कि बहुत सारी डिमांड थी लेकिन एक ही याद रखना, वो था आपका अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना है। गांधी जी ने सॉल्ट अपने आप से डेलिबरेटली चूज किया। बहुत सारे कारण थे उसके क्यों चूज किया, बस आपको इतना याद रखना है। सॉरी सर, मेरा इंटरनेट खराब हो गया। सॉरी, मैंने आस्किंग एनी क्वेश्चन सर आफ्टर दैट 11 डिमांड्स आपने क्या बोला सर? मैडम, आपकी वॉइस क्लियर मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रही है। सर उसने पूछा 11 डिमांड्स के बाद आपने क्या बोला सर? मैंने कुछ नहीं बोला। ओके, सो 11 डिमांड्स थी। तो अब मूवमेंट आगे चलता है। गांधी जी ने 11 डिमांड दी और डेफिनेटली जो वॉइस रॉय से एक्सपेक्टेड था, वॉइस रॉय ने इन डिमांड्स को कर दिया रिजेक्ट कि मैं इनको पूरा नहीं करूंगा। डेफिनेटली फिर अगले दिन गांधी जी कुछ और मांगते हो तो रिजेक्ट करते ही करते। अब उसके बाद क्या होता है, गांधी जी डिक्लेयर कर देते हैं कि नाउ अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी लॉन्च कर देते हैं। कैसे लॉन्च करेंगे कि नॉर्मली सिविल जो लोग हैं वो डिसओबे करेंगे रूल्स को। तो आप कैसे डिसओबे करोगे, आप नियर बाई कोस्ट जाओगे और वहां से जो कोस्ट की लैंड होती है, कोस्टल इलाके में आप सॉल्ट खुद कलेक्ट करोगे। जो कलेक्ट करना बैन था। तो गांधी जी अपनी मार्च स्टार्ट कर देते हैं 12 मार्च को। दांडी मार्च, यस। दांडी की तरफ गांधी निकल जाते हैं और गांधी जी दांडी पहुंचते हैं आपका 6 अप्रैल को, अप्रैल 6 को। और गांधी वहां से सॉल्ट कलेक्ट करते हैं। जैसे ही सॉल्ट कलेक्ट करते हैं ये मूवमेंट ऑफिशियली लॉन्च हो जाता है। गांधी जी के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं और गांधी जी एक पूरी वो एक ओथ लेते हैं कि मैं अब इसमें वापस नहीं आऊंगा, और बाद में गांधी जी इसमें फिर वापस आते भी नहीं है। तो एक और है, गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ निकलते हैं और इन 78 फॉलोअर्स में से सरोजनी नायडू भी गांधी जी के साथ होती है। ये याद रखना, इस पे एक दो बार एमसीक्यू आया हुआ है। और इसके बाद फिर ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और भी बहुत सारी इस मूवमेंट के द्वारा एक्टिविटी हुई। अब इसमें दूसरा डेवलपमेंट है कि यहाँ पे, अच्छा, गवर्नमेंट के स्टैंड क्या था। गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया था कि देखो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। साइमन कमीशन हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट
और इसकी रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए देयर विल बी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी लंदन में, और पहली है 1930 में ही। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन के लिए आइए और यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करेंगे। तो ये इनका वो था, गवर्नमेंट का स्टैंड ये था। अब यहाँ पे डेफिनेटली आंदोलन बढ़ता जा रहा था, बहुत इसको अच्छा लोगों की तरफ से सपोर्ट मिला, इवन सबसे बड़ा मूवमेंट था इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ आगे, इन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। May 4 गांधी जी अरेस्टेड, और इन्होंने यहाँ पे है ना, चलो वो बाद का हुआ था, कांग्रेस को भी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था, कांग्रेस को भी इन्होंने बैन कर दिया था। तो अब इसी बीच में यहाँ पे आपकी हो जाती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 होती है, इसमें कौन कौन, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती है, प्रिंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें B.R. अम्बेडकर पार्टिसिपेट करते हैं। B.R. अम्बेडकर तो गए थे। B.R. अम्बेडकर, अगर आप कंट्रीब्यूशन देखते हो, B.R. अम्बेडकर ने नेशनल मूवमेंट में अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं लड़े। उन्होंने बोला है ब्रिटिशर्स है, इन्होंने इस इंडिया को कॉलोनाइज करके रखा हुआ है, लेकिन इस इंडिया में ही जो अपर कास्ट है उन्होंने हमको 3000 सालों से काइंड ऑफ एक बंदी बना के रखा हुआ है, तो हम गुलामों के जो गुलाम है उनसे क्या आजादी मांगेंगे। तो उनका यही था कि पहले इस सिस्टम को ठीक करो, तो उसके बाद आजादी में लड़ेंगे। तो गांधी जी, जो B.R. अम्बेडकर की लड़ाई थी वो मेनली इनको SC लोगों को जस्टिस दिलाने में थी। बात बिल्कुल सही थी। तो गांधी जी, इसलिए आज भी डिबेट है कि B.R. अम्बेडकर वाज अ नेशनल लीडर और अ लीडर ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो कुछ लोगों के इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है। तभी आप देखिए B.R. अम्बेडकर का रोल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तक रह जाता है। अब बाद में हम इनको कितना भी ग्रेट माने या ना माने, लेकिन एक चीज है, ये आयरनी है कि B.R. अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को, जिनका अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे फिलोसॉफिकली, आपको पता चलेगा अपने टाइम से कितना आगे का था, कितना फ्यूचरिस्टिक था। Yeah, it was more socialist and थोड़ा सा liberal side. देखिए बहुत सारी चीजें, आप किसी भी, अगर आपको इंडिविजुअल के थॉट्स को जज करना हो तो देखना उसके थॉट्स में कितनी कंटिन्यूटी है और वो कितने टाइमलेस थॉट है। टाइमलेस थॉट कितने, अगर आपका एक दोस्त है आज ये बोल रहा है, 10 दिन के बाद कुछ और बोलेगा, 20 दिन के बाद कुछ और बोलेगा, हम सबके साथ ही होता है। एक साल पहले सोच कुछ और थी, चेंज हो रही है हमारी तो ओपिनियन। because हम लोग we are evolving ना, that is why. सी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, फ्यूचर को लेके भी आपकी थॉट चेंज होते रहते हैं, रेडिकली चेंज हो जाते हैं। What I am trying to say is that कि B.R. अम्बेडकर ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि जो आज भी चल पा रहा है, प्लस वेरी फार साइटेड सर। जितना भी आप नक्सलिज्म देख रहे हैं, और सी B.R. अम्बेडकर का अगर आप इनका क्लोजिंग स्पीच सुनेंगे तो B.R. अम्बेडकर ने बताया था कि हमारे देश में पॉलिटिकल सेंस में हम इक्वल हो गए हैं, लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली हम इक्वल नहीं है। और B.R. अम्बेडकर ने एक चीज बोली थी कि जब तक हम सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल नहीं होंगे, तो अगर ये लंबे समय तक चला तो ये हमारी पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर भी एक खतरनाक है, खतरा है। तो बेसिकली अम्बेडकर ने बोला कि डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर पाएगी अगर आप लोगों को सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं दोगे। तो ये इसका असर भी हुआ। नक्सलिज्म, कौन नक्सलिस्ट थे? ये किसान थे बेचारे नक्सलिस्ट, नक्सलवादी, और कोई नहीं थे। तो बहुत सारा, ये बड़ी लंबी कहानी है, कभी टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कई बार कुछ लोग बोलते हैं B.R. अम्बेडकर नेशनल, सी यही शायद आप लोगों को ना पता हो कि B.R. अम्बेडकर मोस्ट अनयूटिलाइज्ड लीडर थे, अंडर एस्टिमेटेड लीडर थे। उस टाइम पे उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, सिवाय वो तो गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बुला लिया, अदरवाइज उसके अलावा तो इनका, आप भी आज पढ़ते हो, कहीं पे है ही नहीं। प्लस इन्होंने, मुझे याद है 1950s में एक इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन भी हार गए थे। कैन यू इमेजिन कि ये इन्होंने एक इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन भी हार गए, लोगों ने इतना भी इनको सपोर्ट नहीं करा। और एक जो इलेक्शन जीता वो कोई बहुत पॉपुलर लीडर नहीं था, एक कोई लोकल लीडर था। तो उस टाइम पे इनके थॉट्सों को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई जितना आज हम समझते हैं। ओके, सो ये अलग बात है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारे लोग पहुंचे। अब दिक्कत ये थी कि मेनली देश की मेजोरिटी को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती थी और कांग्रेस के बिना तो ये कोई भी एग्रीमेंट काम नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया कि गांधी जी को बनाइए
और उनको आप वो कीजिए, मनाइए कि वो आरटीसी 2 में पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो थे इरविन। तो गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हो जाता है, गांधी इरविन पैक्ट इसे बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड अब ये दूसरा बड़ा अच्छा वो है, गांधी इरविन पैक्ट ऑफ, यहाँ पे क्या क्या डिसाइड हो। ओके, गांधी इरविन पैक्ट ये आपका हुआ था। Sir, what's the year for Gandhi Irwin Pact? अभी इसी को ही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Oh, okay, sir. Sorry, sir. गांधी और सी, गांधी तो कौन थे बताइए, इरविन वाज द वाइसरॉय। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। किस बात को लेके एग्रीमेंट हुआ? क्रोनोलॉजी हुई, अमित शाह वाली बात है, क्रोनोलॉजी समझिए। अगर गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ होगा तो डेफिनेटली गांधी जी की डिमांड को लेके ही हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये था आपका, ये बात थी Feb 14 1931। अब इसमें दो तीन चीजें डिस्कस हुई। पहला, गांधी जी ने बोला कि सॉल्ट हम बना सकते हैं, तो वो डिमांड इन्होंने मान ली, और भी कई सारी डिमांडें मानी। मेन इसका थीम ये था कि यहाँ पे जो आपके भगत सिंह थे, सुखदेव थे एंड राजगुरु थे, इन तीनों को यहाँ पे कैपिटल सेंटेंस मिला हुआ था। कैपिटल सेंटेंस गांधी जी ने इरविन के साथ अपना पैक्ट किया, तो जब डिस्कशन चल रहे थे तो गांधी जी ने इनके लिए कम्यूटेशन की डिमांड करी। कम्यूटेशन आपका होता है कि आप कैपिटल सेंटेंस को कन्वर्ट कर दें लाइफ टर्म में, लाइफ इम्प्रिजमेंट में। सर एक बार कैन यू रिपीट? भगत सिंह, राजगुरु और कौन थे? सुखदेव। सुखदेव। ओके, थैंक यू। अगेन आयरॉनी, जिन लोगों ने देश के लिए जान भी दे दी। कितनी साल, भगत सिंह 23 साल की एज में देश के लिए। आज के यूथ से ये बोल दो कि भाई प्यार से सिर्फ टैक्स पे कर दो देश के लिए, वो नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारे इश्यूज है, चलो छोड़ो। तो लाइफ टर्म इम्प्रिजमेंट, तो ये था। अब डेफिनेटली ये ऐसा मुद्दा था कि यहाँ पे अब मैं इसकी फिलोसॉफिकल डिबेट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगेन ये अच्छा है वो डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एग्जाम में एमसीक्यू नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांधी जी को वेट करना चाहिए था, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ब्रिटिश, फंस गए। ओके, ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बावजूद भी गांधी जी ने इन सबके साथ क्या कर लिया, पैक्ट कर लिया। गांधी जी ने एग्रीमेंट साइन कर दिया, साइन द पैक्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं गांधी जी को ऐसा करना नहीं चाहिए था, अगर गांधी जी कुछ टाइम रुकते तो शायद ये लोग यहाँ पे गांधी जी की बात को मान सकते थे। तो ये इसका फिलोसॉफिकल है। अब इसमें बहुत सारी डिबेट है, कुछ लोग हाँ बोलते हैं इस साइड है, कुछ लोग ना की साइड है। इवन जैसे ही गांधी जी ने एग्रीमेंट साइन किया, इसके बाद से पूरे पंजाब में गांधी जी का सपोर्ट बेस ही वैनिश हो गया। इसलिए अगर आप देखेंगे आज भी अगर आप पंजाबी से बात कीजिए तो गांधी के बारे में ज्यादा तारीफ सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो थोड़ा सा वो गांधी जी का पूरा सपोर्ट बेस चला गया पंजाब से उसी दौरान। तो देखिए गांधी जी इतने महान अब हो गए, और हम सभी लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा वो महान बहुत थे, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति महान होता है ना, तो वो जब 20 साल के बाद आपको समझ में आता है कि वो व्यक्ति तो सही बोल रहा था, उस पर्सन के थॉट सही थे। आज शायद कोई भी व्यक्ति है, आज कांग्रेस सही बोल रही है या किसान सही बोल रहे हैं, सरकार सही बोल रही है, अब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 20 साल के बाद हमें पता चलेगा कि किसानों ने प्रोटेस्ट सही किया था, या कांग्रेस सही बोल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, या मोदी सही बोल रहे थे, वो बाद में हम जज करेंगे। तो इस टाइम पे तो इवन अब क्या हुआ, अच्छा ये इवेंट हो गया। तो अच्छा, गांधी जी ने यहाँ पे बोला कि ओके आई विल पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC 2 में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, लंदन में जाऊंगा। गांधी जी गए भी, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ INC का कराची सेशन। कराची सेशन हुआ 1931 में। कराची सेशन हुआ। अब इस सेशन के जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गांधी इरविन जो पैक्ट था उसे एंडोर्स किया,
कांग्रेस ने, आईएनसी ने इसको सपोर्ट किया। और दूसरा यहाँ पे एक एजुकेशन पॉलिसी आई, एजुकेशन पॉलिसी आई। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तीसरा इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु थे, इनको एक ट्रिब्यूट दिया, इनको एज अ ट्रिब्यूट दिया कि इन लोगों ने एक मतलब बड़ा अच्छा काम किया, जस्ट ऐसा ही इनको सपोर्ट किया। बट गांधी जी जब कराची गए थे, कराची पाकिस्तान में, पंजाब हरियाणा से होते हुए गए थे, तो वहां पे जो भी गांधी जी का कॉन्वॉय था उसे काले फ्लैग, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए, पथराव भी हुआ, पत्थरबाजी भी हुई। तो पत्थरबाजी नया इवेंट नहीं है, पहले से ही होता है। तो कैन यू इमेजिन कि गांधी जी के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई थी? तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था। उस टाइम पे लोगों को गांधी जी की बात इतनी नापसंद आई। तो ये उस टाइम पे इवेंट था आईएनसी में। अच्छा, और यहाँ पे क्या हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है? तो जैसा मैंने बताया, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, एजुकेशन पॉलिसी, और ये हुआ, प्लस यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पे भी एक रिजोल्यूशन ये लेके आए, फंडामेंटल राइट्स। इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है जो हमने ज्वाइन मेन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू नहीं किए, कभी पढ़ना। और एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम भी लाए कि हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। ये यहाँ पे आईएनसी के इस सेशन में। अब आ जाते हैं आरटीसी 2 की। आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आरटीसी 2 ही, इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? इसमें आपके आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गए आपके महात्मा गांधी, और इसमें सरोजनी नायडू भी थी, सरोजनी नायडू भी थी, और अदर पार्टिसिपेंट थे। बी आर अम्बेडकर ने तो तीनों को ही में ही गए थे, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, और भी बहुत सारी थी। प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो राजा महाराजा थे उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन होती थी थ्रू चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो ये भी गए, इन सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या? तो यहाँ पे हुआ गांधी जी क्या सोच के गए थे? गांधी जी वाज थिंकिंग कि एटलीस्ट ये गवर्नमेंट हमें क्या देगी? ये गवर्नमेंट हमें कम से कम डोमिनियन स्टेटस तो देगी। बट इस टाइम यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटेन में आपकी गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी, और इस बार जो अब की गवर्नमेंट आई थी उसने गांधी जी को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। डोमिनियन स्टेटस को तो उन्होंने रिजेक्ट कर ही दिया। प्लस इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पे देखिए मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्शन मिल चुका था। अब बी आर अम्बेडकर भी सेपरेट इलेक्शन मांग रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्शन दे दिया यहाँ पे आपके अनटचेबल्स को, जिनको आज हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, अनटचेबल्स को। अनटचेबल्स को इन्होंने सेपरेट इलेक्शन दे दिया। मतलब आप आज जिन लोगों को हम एससी कम्युनिटी के जानते हैं, अगर कोई इलेक्शन होगा तो एससी कम्युनिटी वालों को सिर्फ एससी ही वोट देंगे। अब गांधी जी इससे बहुत ज्यादा निराश थे। उन्हें यह था कि ये हिंदू सोसाइटी है, और एक बार अगर ये लोग हिंदू सोसाइटी से अलग हो गए तो हमेशा के लिए एक रिफ्ट हो जाएगा इन लोगों में और इन लोगों में, और रिफ्ट अगर होगा तो इन लोगों की हालत कभी नहीं सुधरेगी। ये गांधी जी का मानना था। और बी आर अम्बेडकर वहां पे साइन करके आ गए। दिक्कत की बात थी, गांधी जी पूरा वहां से बहुत निराश होकर लौटे। और जब गांधी जी यहाँ पे आए तो डेफिनेटली गांधी जी ने फिर सीडीएम को दोबारा से रिवाइव किया, सीडीएम 2 लॉन्च किया। लेकिन इस समय तक ये अपना मूवमेंट खो चुका था, और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फुली फोर्स यूज करी, कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया एंड गांधी जी को अरेस्ट कर दिया, और पूरी फोर्स यूज करके पूरी की पूरी इन्होंने जो आंदोलन था उसे सप्रेस कर दिया। आंदोलन तो अपना जो मूवमेंट था वो पहले ही लॉन्च कर चुका था। बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लेके आए,
पता है ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये 1861 में ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जो आज हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की पढ़ते हैं, तो ये अंग्रेजी ऑर्डिनेंस लेके आए थे। यस तो यहाँ पे इस पे भी चलो क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली, तो ब्रिटिशर लेगेसी ही है ये। अब कुछ लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं कि वो तो कॉलोनियल थे, उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा, क्योंकि सी बी आर अम्बेडकर का मैंने पढ़ा, बी आर अम्बेडकर ने इसको बोला था कि इट विल बी रिमेन एज अ डेड लेटर, बट ऐसा हुआ नहीं, मल्टीपल टाइम यूज हुआ। और बिहार ने तो लेट 90s में लगभग इसको 13 साल तक कानूनों को ऑर्डिनेंस री ऑर्डिनेंस फिर री हर 6 महीने पे एक लॉ को 15 साल 13 साल चलाया। फिर कोर्ट की जजमेंट आई, तब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब सरकार कम से कम एक बार पास कर देती है, लेकिन री नहीं करती, पहले तो री होता रहता था। ओके, तो कांग्रेस को उन्होंने लीगल डिक्लेयर कर दिया और मार्शल लॉ यहाँ पे लगाया, तो कांग्रेस को बैन कर दिया। और इन्होंने अच्छा खासा मीडिया को, लिटरेचर वगैरह सबको इन्होंने बैन कर दिया, तो इस आंदोलन को सप्रेस कर दिया। गांधी जी को इन्होंने जेल में लेके चले गए ना। सर मार्शल लॉ क्या है? मिलिट्री लॉ, मिलिट्री, ठीक है, मार्शल। ओके, सो ये जो सेपरेट इलेक्शंस अनटचेबल्स को दिया था, इसको हम टेक्निकली कुछ बोलते हैं, और इसको हम टेक्निकली बोलते हैं, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है, अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो इसलिए बता ना हो, इसलिए बता रहा हूँ, इसको हम बोलते थे कम्युनल अवार्ड। ये कम्युनल अवार्ड मिल चुका था। अब यहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट हो गए। गांधी जी इस बात को लेकर परेशान थे कि ये इम्प्लीमेंट ना हो जाए। अगर एक बार कम्युनल अवार्ड इम्प्लीमेंट हो गया, अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्शन मिल गया, तो जिसको मिलेगा वो तो नहीं छोड़ेगा, और वो लोग इतना समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए ये बाकी हिंदू कम्युनिटी से अलग हो जाएंगे, गांधी जी का मानना था। तो अब गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, फास्ट पे बैठ गए जेल में ही, और कि ये वापस लो। और गांधी जी की जब स्ट्राइक को, बहुत सारे दिन हो गए हंगर स्ट्राइक को, तो वहां पे पूरा देश गांधी जी के प्रति एक इमोशनल हो गया कि बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं खा रहा, अनशन पे बैठा हुआ है, तो पूरा देश एक इमोशंस में बह गया। और फाइनली सितंबर 24, 1932 में बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे साइन करके बी आर अम्बेडकर ही आए थे। डिप्रेस क्लास के उस टाइम पे सबसे बड़े लीडर बी आर अम्बेडकर ही थे। तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हो जाता है, जिसमें देखो ये बोलते हैं कि आप अल्टीमेटली चाहते क्या हो, रिप्रेजेंटेशन चाहते हो ना, कोर इशू आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन, आप सेपरेट इलेक्शन भी आपको रिप्रेजेंटेशन की तरफ ले जाता है, लेकिन अगर मैं आपके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दूं तो वो भी आपको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन आपकी बढ़ाएगा। ये हमारी कम्युनिटी को डिवाइड करेगा या डिवाइड नहीं करेगा, तो इसीलिए हम आपके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ, और इसमें बी आर अम्बेडकर ने बोला कि आपकी जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस उस टाइम पे जो स्टेट की असेंबली होती थी उसको प्रोविंस असेंबली बोलते थे। प्रोविंस में हम आपकी सीटें अभी 71 रिजर्व है, उससे बढ़ा के 147 सीटें एससी के लिए रिजर्व कर देंगे, और उसके बाद हम जो सेंटर है यहाँ पे हम आपके लिए रिजर्व कर देंगे 18%। समझ में आया अब आपको कि आजादी से पहले ही तय हो गया था कि हमें इन लोगों को रिजर्वेशन देना है। रिजर्वेशन की डिबेट अब समझ में आई? यस सर, ठीक है, ये तो चलो, ये रिजर्वेशन उनको असेंबली में दिया गया, फिर बाद में यही मुद्दा हुआ कि इनकी तो गवर्नमेंट जॉब में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जब हमारा देखिए यहाँ पे मुझे डेफिनेटली टाइम नहीं मिला, लेकिन हमारी जो आजादी का मूवमेंट था ना, वो सिर्फ नेशनल मूवमेंट नहीं था, वो नेशनल मूवमेंट भी था, सोशल रिफॉर्म भी था, वुमेन एम्पावरमेंट भी था, और आपका क्या बोलूं मॉडर्नाइजेशन भी था, आपका यूनिफिकेशन भी था। ये कई सारे प्रोसेस एक साथ हमारे देश में चल रहे थे। रैशनलाइजेशन भी था, रैशनल थॉट, साइंटिफिक थॉट्स का आना, तो कई सारे मूवमेंट एक साथ हमारे देश में चल रहे थे। ओके,
तो ये मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसके ऊपर 2-3 किताब भी पढ़ लेना तब भी कम है। और आई गेस की पता होना चाहिए यूथ को, आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी अच्छी होती है, आप अच्छे डिसीजन मेकर बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूना पैक्ट हो गया। ऑल दो बी आर अम्बेडकर ने बाद में, बी आर अम्बेडकर ने इसको क्रिटिसाइज किया था। सी बी आर अम्बेडकर के भी अगर आप थॉट्स देखोगे ना, उनके उनके एक्शन वाले थॉट, उन्होंने जो काम की एक्शन वाला भी एससी लोगों को कैसे मैं उनके अच्छे के लिए काम करूं, कभी वो कांग्रेस के साथ आए, कभी दूर चले गए, तो उसमें भी उनके कई सारे टेक्निकल शिफ्ट थी, एक बार इधर गए एक बार इधर आ गए। फिर 1950s में उन्होंने बोला कि ये मेरी गलती थी, अब जो भी था तो पूरा पैक्ट हो गया। अब देखिए क्या होता है। तो अब यहाँ पे मेन, जैसा कि आपने हर एक इवेंट के बाद देखा है, थोड़ा इवेंट होता है और उसके बाद फिर दोबारा से सारे लोग नीचे बैठ जाते हैं, थोड़े से चिल हो जाते हैं, फिर दोबारा ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ जी 1935। इसमें ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे यहाँ पे साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन को लिया, कुछ जो लीडर्स की डिमांड थी उनको यहाँ पे लिया, कुछ अपनी तरफ से इन्होंने रिफॉर्म दिए, और ये बड़ा ही होलिस्टिक इन्होंने लॉ बनाया। ये इतना एक होलिस्टिक लॉ था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी, जैसे इन्होंने यहाँ पे यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपका यहाँ पे ही था इन्होंने, और फेडरेशन के बारे में बोला, बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे, मतलब ये बहुत अपने आप में एक होलिस्टिक लॉ है। तो ये हुआ। उसके बाद फिर इलेक्शन इस लॉ के अनुसार 1937 में इलेक्शन हुए, और वहां पे आई गेस 10-11 हमारे उस टाइम पे स्टेट थे, उनमें से 8 स्टेट में आपकी कांग्रेस को मेजोरिटी मिली। और यहाँ पे मुस्लिम लीग ने जितने भी इलेक्शन लड़े, ऑलमोस्ट ज्यादातर में मुस्लिम लीग को डिफीट मिली। इवन जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीटें थी वो भी नहीं जीत पाए मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम्स के लिए सीट थी ना, वहां पे मुस्लिम ही लड़ेगा, और एक पार्टी जो अपने आप को मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव बोल रही है वो उन सीटों को भी जीत नहीं पाई। तो यहाँ पे इसका असर क्या हुआ, जिन्ना को इतनी जबरदस्त हार मिली कि जिन्ना ने फिर अपने आप को, जो अपना रिलीजन था उसको इलेक्शन में लाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद तो इवन लिटरली 1942 का जो इलेक्शन था उसमें ये हुआ, इन्होंने बोला कि अल्लाह के नाम पे वोट दो, हम जो मुस्लिम लोग हैं इस्लाम के नाम पे वोट दो। तो ऐसा खुल खुल के इन्होंने वोट मांगी। तो सही नहीं है, आप किसी भी धर्म के, हिंदू के भगवान राम के नाम पे मांग रहे हो, वो भी उतना ही गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये है, अब मेन आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1939 से। ओके, चलो 2 मिनट जस्ट मैं ऐसे वेट ले रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। आपको कुछ पूछना है यू मे आस्क। इससे पहले हम आगे चले, अगले 15 मिनट में मैं इसको खत्म ही कर दूंगा। सी दिल्ली पुलिस ने कितना फुलिश काम किया है। दिल्ली पुलिस ने जो आपकी ग्रेटा थनबर्ग थी उसके अगेंस्ट भी एफआईआर लिख ली। ये लोग भी फैक्ट लगा के रखते हैं क्या? एफआईआर रजिस्टर भी करोगे तो क्या कर पाओगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे।
फालतू में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ही बोल रहे हैं। आप इस तरीके की अब इंटरनेशनल जो भी लोग यहाँ पे इसी इंडिया को वो कर रहे हैं ना, फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जितना ज्यादा आप एक्शन लोगे उतना ज्यादा सिचुएशन खराब होगी। ओके सो गाइस स्टार्ट करें। स्टार्ट कुछ पूछना है आपको? तो सर क्वेश्चन था, आई गेस, देखिए मैसेज था। Dandi march include how many kilometers? How many kilometer? ये दांडी मार्च कितना था? ये मुझे लगा अप्रोक्स 300 था। अप्रोक्स 300 था। गूगल कर लेना फ्रॉम साबरमती टू दांडी, पता चल जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी इट वाज रफली 300 था, क्योंकि मैंने ये एक बार वैसे ही, सॉरी हाँ, चलिए 240 माइल्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 240 माइल्स किलोमीटर में करोगे थोड़ा ज्यादा ही होगा, 350-60 के आसपास होगा। तो ओके सो स्टार्ट करते हैं। 1939 अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है और कुछ मेन इवेंट थे उनके बारे में हम बात करेंगे। सो आई गेस 1 सितंबर को जर्मनी आई गेस पोलैंड या हंगरी पे अटैक करता है। पोलैंड या हंगरी, आपको मैं याद नहीं करना, जस्ट ध्यान रखना। और जैसे ही जर्मनी पोलैंड और हंगरी पे अटैक करता है, 3 सितंबर को ब्रिटेन डिक्लेयर कर देता है वर्ल्ड वॉर 2 अगेंस्ट जर्मनी, अगेंस्ट जर्मनी। और इसमें ये क्या कर देता है, एंड ये इंडिया को पार्टी बना देता है, इंडिया को एक पार्टी बना देता है टू वर्ल्ड वॉर 2। नाउ इंडिया को पार्टी बना देता है, लेकिन किसी इंडियन लीडरशिप से बिना कुछ कंसल्ट की। इंडिया के आप लाखों जवानों को वहां पे लड़ने के लिए भेजोगे, शायद वो सर्वाइव भी ना कर पाए, लेकिन आपने नेशनल लीडर से तो पूछा ही नहीं कि आप क्या चाहते हो। तो इस बात को लेके जो हमारे देश के लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा, मेनली कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स होगा, इस बात को लेके अब एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक आपको याद रखना है कि 1938 एंड 1939 ये आपका सेशन था हरिपुरा आईएनसी का, और यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। मैं इतना स्लोली बोल रहा हूँ या थोड़ा धीरे से बोल रहा हूँ, आप वॉइस क्लियर है, मतलब अच्छे से सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके सो अब यहाँ पे इवन 1939 में भी आपके सुभाष चंद्र बोस ही जीत जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी में कभी मैच नहीं करती थी, तो गांधी जी ने जो वर्सेस में था उनके, उसको सपोर्ट किया था, लेकिन स्टिल सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो इट्स काइंड ऑफ गांधी जी की डिफीट थी 1939 के सेशन में। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, बट दोनों गांधी बोलते थे कि इट इज, गांधी जी भी इनके बारे में अच्छे शब्द बोलते थे, और बीआर अम्बेडकर इन्होंने भी बोला था कि फादर ऑफ अवर नेशन 1944 में। तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, गोल तो सेम ही था, बट यह कि पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली दोनों के बीच में डिफरेंस था। अब क्या हुआ सर, हरिपुरा वाज पार्ट ऑफ, सॉरी सर हरिपुरा के बारे में पूछ रही थी वो। मैंने बोला हरिपुरा आईएनसी का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस थे। तो हरिपुरा सेशन में ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर से पहले सुभाष चंद्र बोस वाज द लीडर, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस,
और यहाँ पे भी वही चुन के आगे थे। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए। नाउ अब क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सॉरी नॉट गवर्नमेंट, आईएनसी गवर्नमेंट के सामने टू कंडीशन रखती है। टू कंडीशन की अगर आप ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल करोगे तो वी विल सपोर्ट दी। आपने जो वर्ल्ड वॉर में इंडिया को पार्टनर बनाया है, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। उसमें था पहला कि यू विल प्रॉमिस अस कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 आप हमारे देश के लिए आजादी के लिए हमें आजाद करेंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना करनी होगी। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर यू विल एस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वो आप एस्टेब्लिश करेंगे। पहला तो ये था। आफ्टर, अभी तो लड़ाई चल रही है, अभी आप क्या कीजिए, अभी आप कीजिए इमीडिएटली पावर ट्रांसफर, इमीडिएटली पावर ट्रांसफर कर दीजिए। अभी जो आपकी सारी पावर वाइसरॉय के पास है, बाकी लोगों के पास है, वो सारी आप इंडियन लोगों को दे दीजिए। ये कांग्रेस का मानना था, तो इन्होंने ये बोला। लेकिन उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लिंगलिथगो, उन्होंने इनको वीआर वाइसरॉय लिंगलिथगो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। डेफिनेटली एकदम से कोई पावर मांग रहा है तो ऐसे तो ठीक भी नहीं। देखिए पावर भी अगर आप पढ़ेंगे ना, व्हाट इज पावर, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्से है इसमें भी। जो कम्युनिस्ट बोलते थे वो बोलते थे कि पावर फ्लोज फ्रॉम बैरल ऑफ अ गन, कुछ लोग अलग बोलते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसकी भी थ्योरीज। तो सो ये इस टाइम पे था। यहाँ पे तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बात नहीं मानी। अब क्या होता है, चल जा मेरे भाई। ओके, अब ये 1939 की बात है। अब आपका यहाँ पे 1940 में सेशन होता है कांग्रेस का, वर्धा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। ये आप आज भी सुनते हैं, आज भी कमेटी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो पहले क्या था, देश की पार्टी थी, अब तो एक परिवार ने इसको हाईजैक कर लिया है। पार्टी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बट एक परिवार ने हाईजैक कर लिया है इसको। ओके, तो CWC की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी वर्धा में। तो यहाँ पे क्या था ना, तीनों लोगों के आइडियोलॉजिकली तीनों लोग एक दूसरे के अपोजिट थे। एक पोल पे खड़े थे आपके गांधी जी, दूसरी साइड आपके खड़े थे सुभाष चंद्र बोस, और आपका एक डायरेक्शन में खड़े थे, इनका मानना था आपका जवाहर लाल नेहरू। अब आप इनमें से किसी की भी आइडियोलॉजी से आप शायद किसी को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपका मानना कुछ भी हो सकता है। सो गांधी जी ने बोला इस टाइम पे आप सपोर्ट करो, सपोर्ट ब्रिटिशर्स एंड नो मूवमेंट। ये बिल्कुल अपोजिट थे। इन्होंने कहा मूवमेंट स्टार्ट करो और सपोर्ट मत करो। गांधी जी ने आइडियोलॉजिकली बोला कि सी इफ यू कंपेयर हिटलर, अगर आप इसकी आइडियोलॉजी को देखें और फिर ब्रिटेन को देखें तो ब्रिटेन अच्छा है। तो धर्म ये बोलता है, इथिकल ये है कि आप यूके के साथ रहे। बट इन्होंने बोला कि इथिकल विथिकल छोड़ो, ये बहुत अच्छा टाइम है इस देश को आजाद करने का। ब्रिटिशर्स वीक है, मूवमेंट स्टार्ट करो, कोई सपोर्ट मत करो और ब्रिटिशर्स को इस देश से किक आउट कर दो। ये सुभाष चंद्र बोस का मानना था। नाउ जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि पहली बात कि हम अभी सपोर्ट तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं हम किस हद से करें, हम तो खुद ही कॉलोनी है और ब्रिटिशर्स ने तो खुद इंपीरियलिज्म कराया हुआ है और ये आपस में इंपीरियलिज्म को ही लेके लड़ रहे हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके। तो इन्होंने बोला कि कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, पर इन्होंने बोला कि अभी मूवमेंट के लिए सही टाइम नहीं है। तो ये थे कि न्यूट्रल रहो, ना तो सपोर्ट करो ना कोई मूवमेंट करो, और यहाँ पे एक साइड ये थे।
तो अकॉर्डिंग टू बताओ अपना अपना कुछ इनपुट दो, कौन सही लग रहा है? सुभाष चंद्र बोस। आई फील सुभाष चंद्र बोस। नहीं, सुभाष चंद्र बोस देखो यहाँ पे है ना, सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ये प्रैक्टिकल आदमी थे। अगर आप इंटरनेशनल थ्योरीज पढ़ते हो ना तो उसमें प्रैग्मेटिक थ्योरीज आती है, तो ये रियलिस्ट थे कि असलियत में ऐसा होता है। जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी आइडियलिस्ट लोग थे। आइडियलिस्ट होना सही गलत बात नहीं है, बट क्या होता है कि आज की डेट में आप देखो एक आइडियलिस्ट व्यक्ति कि कुछ गलत नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सही तरीके से चलूंगा, रोड पे क्या कहते हैं रेड लाइट अगर रात के 2 बजे भी है और मुझे इमरजेंसी में भी जाना है लेकिन रेड लाइट है तो मैं रुक ही जाऊंगा क्योंकि रेड लाइट है। रियलिस्ट ये बोलेगा कि भाई कोई सीरियस केस है तो तोड़ के निकल जाओ। प्रैग्मेटिक तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे। आइडियलिस्ट होना गलत बात नहीं है, लेकिन इस रियल वर्ल्ड में आइडिया नहीं, आइडिया तो वर्ल्ड ऑफ गॉड में है, तो यहाँ पे आप आइडियलिस्ट बन के नहीं रह सकते। बहुत सारी और भी दिक्कतें थी, तो चलो ये सारी चीजें ठीक हो गई। अब इसी के बाद फिर सुभाष चंद्र बोस को जब लगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में थे वो गांधी जी को सपोर्ट करते थे। तो एक दो बार यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसने जो सुभाष चंद्र बोस प्रस्ताव चाहते थे उसको सपोर्ट नहीं किया। तो ये भी ऐसे हल्के नेता तो थे नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है, अब जब मैं कांग्रेस को अपने हिसाब से चला ही नहीं सकता तो मुझे मॉरल कोई राइट नहीं है इसकी प्रेसिडेंट रहने का, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सर जी हेलो। जी 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 सर सर। सर काइंडली वो जो के बाद जो रिजेक्ट लिखा था ना वो क्या लिखा, थोड़ा एक बार बताएंगे काइंडली सर? कौन जस्ट सा? वार्धा को ऊपर जस्ट ग्रीन कलर का जो लिखा था ना सर, वी आर पहले जस्ट ऊपर स्क्रॉल करिए। हाँ ये वी आर। ये इस टाइम के वॉइस रॉय थे, ये डिमांड थी ना इनकी, तो उन्होंने ये वॉइस रॉय ने इन डिमांड को मना कर दिया। ओ अच्छा, ठीक है सर। एक सेकंड, एक ओके। सो फिट क्या था? अरे नहीं, मैं बोल के तो गया था कि 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैंने म्यूट भी किया हुआ था। ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट ये कांग्रेस का सेशन हुआ था वर्धा में और यहाँ पे तीनों लोगों की अपनी अलग अलग ओपिनियन थी। सर शायद ये वर्धा प्रपोजल 1942 में हुआ था। नहीं, ये वर्धा कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। अच्छा, ओके सर।
सी ये अगर आपने कहीं नए सी मैंने इसका ईयर नहीं पढ़ा है बट टेक्निकली दैट शुड नॉट बी ऑन 1942 क्योंकि यहाँ पे तो फिर 1942 से ही पहले 41 में ही सुभाष चंद्र बोस अलग चले गए थे। और 42 में तो क्विट टेक्निकली वो होगा नहीं ऑल्दो मैंने ये नहीं पढ़ा है बट ये इसी के ये तभी चल रहा था दो तब तक तो मूवमेंट बहुत आगे जा चुका है कहाँ के तब तक मूवमेंट बहुत आगे जा चुका है। स्लाइड तो ये सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बाद जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसको थोड़ा सा याद करना। ओके फिर सुभाष सर चंद्र जस्ट अ मिनट, आई हैव अ डाउट। इन Yeah. तीनों में से फिर किसका मूवमेंट हुआ था, किसका चूज किया गया था? मैं बताता रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस ने तो कांग्रेस इससे रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया सी सुभाष चंद्र बोस को ये इस देश के लोगों के साथ इनजस्टिस हुई है कि उन्होंने जो कारनामा किया हमने इतना अच्छे से किताबों में कभी पढ़ाया ही नहीं। इवन मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये एनसीईआरटीज में हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू उनको रोजेस बहुत पसंद थे, बच्चे बहुत पसंद थे, ये सारी फालतू की बकवास तो हमें पढ़ा दी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो किया उसके बारे में अकॉर्डिंग टू मेरी जो भी पुरानी याददाश्त है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं बताया उन्होंने क्या किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कैन यू इमेजिन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको नजरबंद कर दिया, समहाउ उन्होंने एस्केप किया। उनका जाने का प्लान था रशिया, अफगानिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान में वो कुछ दिन रुके, अफगानिस्तान होते हुए रशिया जाने का प्लान था कि रशिया हमारी हेल्प करेगा, रशिया नहीं जा पाए, वो फाइनली पहुंच गए जर्मनी। जर्मनी से वो हिटलर के पता नहीं डायरेक्ट मिले थे या नहीं मिले थे, आई गेस मिले थे, और वहां पे उन्होंने एक सेना बनाई। बट इट इज इम्पॉसिबल कि आप उस सेना को वहां से यहाँ तक लेके आए। तो जर्मन सबमरीन यूज करके वो जापान में गए, जापान के उस टाइम पे जो लीडर थे उनसे मिले, जापान ने सिंगापुर को कैप्चर कर रखा था, वहां पे जितने भी इंडियन को कैप्चर कर रखा था उन सब की उन्होंने मिलके एक आजाद हिंद फोर्स यस, और उस फौज ने अंडमान एंड निकोबार को तो उसने अंडमान एंड निकोबार के कुछ आइलैंड्स को तो उसने कैप्चर कर लिया था और यहाँ पे अपना ट्राई कलर होस्ट कर दिया था उन्होंने। फिर ये आपका है इंडिया, ये इंडिया है, तो उन्होंने फिर अगर आप आगे जाएंगे फिर आपका है म्यांमार, ये फिर आपका है थाईलैंड। वो फौज यहाँ से है वो नॉर्थ ईस्ट तक आ गई थी। बस नॉर्थ ईस्ट के बाद में फिर यहाँ पे इनके पास भी एम्यूनिशन नहीं थे और बहुत सारी दिक्कतें हुई, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। बट कैन यू इमेजिन कि एक व्यक्ति ने अपने दम पे इतना अच्छा कुछ कर दिया। इनका थॉट ये था कि जब हम जाएंगे यहाँ के देश के भी सारे लोग मिल जाएंगे, बट वैसा हुआ नहीं। और ये भी लोग इतने प्रोफेशनली ट्रेन नहीं थे, रिसोर्सेज इनके पास नहीं थे। इसमें है कई सारी डॉक्यूमेंट्री और वो भी है, एक वेब सीरीज भी है, देख लेना एग्जाम के बाद। बड़ा ये बहुत इंस्पिरेशनल है, इतना आसान नहीं है ये करना। ओके सो इन्होंने फॉरवर्ड तो नॉर्मली यही था कि अब मैं बता रहा हूँ इनका रिस्पॉन्स क्या था, वही तो डिस्कस कर रहे हो अगले 4-5 आगे क्या डिस्कस करेंगे, यही पॉइंट है। ओके सो कुछ पूछना है अभी तक? यहाँ पे अब एक और देखना, एक और यहाँ पे हुआ, ये था लाहौर रेजोल्यूशन, या इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन। 1930। नो, ये इसलिए तो बता रहा हूँ मार्च 1950। वो लाहौर सेशन था, रेजोल्यूशन नहीं था, कांग्रेस का था। ये सेशन था आपका मुस्लिम लीग का 1940। अब यहाँ पे आईएनसी तो ये बोल रही थी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, डिमांड रखी। मुस्लिम लीग ने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए टू नेशन थ्योरी लेके आ गए, टू नेशन थ्योरी।
और इस टू नेशन थ्योरी में इन्होंने बोला कि एक हिंदुस्तान बनना चाहिए, दूसरा बनना चाहिए पाकिस्तान। सी कांग्रेस पार्टी वाज सेइंग कि पावर ट्रांसफर करो और आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान दो नेशन में बंटवारा करो तब हम आपका वॉर में सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम भी मूवमेंट करेंगे। अब क्या हुआ, 1940 आते आते धीरे धीरे करके अंग्रेज यहाँ पे, जापान बड़ा स्ट्रांग हो गया था और जापान यहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनीज पर अटैक कर रहा था जितनी आशियान कंट्रीज है, और यहाँ पे ये था कि ब्रिटेन हार रहा था, तो उन्होंने लगा कि अभी इस देश के लोग मूवमेंट ना कर दे, तो उन्होंने ऑफर दिया, उसको बोलते हैं अगस्त ऑफर, AUGUST, अगस्त ऑफर 1940 में। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस समझना, 40 में कुछ हुआ, 1 2 3 4 ऐसे ही, अब 5-10 मिनट में आजादी मिल जाएगी तुम्हें इस क्लास में। सो यहाँ पे एक पहली चीज हुई, इस अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम दे हैव ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस। पहली बार डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया, हमने मांगा कब था, नेहरू रिपोर्ट में, बट इन्होंने ऑफर किया अब। और इन्होंने क्या किया, जो वॉइस रॉय थी उसकी काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप मानिए कि एग्जीक्यूटिव आपकी काउंसिल होती है लाइक कि आज की कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उस काउंसिल को इन्होंने एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करके क्या किया, इंडियंस का नंबर बढ़ा दिया, इंडियंस का नंबर इंक्रीज कर दिया। तो देखो पावर नहीं दी, लेकिन इनको डोमिनियन स्टेटस दे दिया कि इंटरनल आजादी है, तो पार्शियली कुछ इन्होंने पावर दे दी, और इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये अगस्त ऑफर था। अब यहाँ पे गांधी जी का रिस्पॉन्स क्या था, इन लोगों ने क्या बोला, इसको एक्सेप्ट किया है या नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे रिजेक्ट कर दिया, और इसको मुस्लिम लीग एक हैप्पी थी, मुस्लिम लीग को इन्होंने बोल दिया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे जब तक माइनॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। ये एक और प्रोविजन था, मतलब दो ही प्रोविजन थोड़ी ना होंगे, और भी बहुत थे। तो फिर मुस्लिम लीग खुश थी। अब ये हुआ, तो अब गांधी जी ने क्या करा कि अब चुप भी नहीं बैठ सकते, तो गांधी जी ने एक आंदोलन लॉन्च करा 1940 में, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह, गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। डेफिनेटली सारे कांग्रेस के लीडर की सपोर्ट से ही किया होगा। तो ये गांधी जी का यहाँ पे वो था, गांधी जी की आइडिया था। अब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, इंडिविजुअल सत्याग्रह कुछ नहीं था। गांधी जी ने बोला कि जो लोग जहां पे है वहां से ही दिल्ली की तरफ कूच करें, और गांधी जी ने खुद भी दिल्ली की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। चल जाओ जी। गांधी जी ने दिल्ली की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, तो इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं। गांधी जी क्या करना चाहते थे, कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था लोग तैयार नहीं है, और गांधी जी चुप भी नहीं बैठना चाहते थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे एक आंदोलन लॉन्च कर दिया, जहां पे थे दिल्ली की तरफ चले धीरे धीरे करके, जैसे भी फार्मर्स कर रहे हैं दिल्ली चलो दिल्ली चलो, तो इसी तरीके से गांधी जी ने किया। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज याद रखना कि यहाँ पे गांधी जी चले तो पहला उनको सपोर्ट किसने दिया, तो पहले उनके साथ आके मिले विनोबा भावे। विनोबा भावे, और दूसरे इनके साथ सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। बस इसको याद रखना, पहले विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, ये सारे चलते गए। अब चले, फिर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सारी चीजें ऐसे ही चलती रही, 1-2 साल बर्बाद हो गए। नेक्स्ट अब इवेंट आता है 1942, और यहाँ पे एक और ऑफर आता है, और उस ऑफर को हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन में इन्होंने क्या बोला कुछ, और इस क्रिप्स मिशन तक 1942 तक क्या हुआ था, जितना भी आपका सिंगापुर वगैरह है और जितनी भी इंडोनेशिया वगैरह है, जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इन सब पे यहाँ पे इन्होंने जापानीज ने कंट्रोल कर लिया था। जापानीज ने ब्रिटिशर्स को किक आउट कर दिया था सिंगापुर से। तो अब
नॉर्थ ईस्ट के बाद जो आइडियल लोकेशन थी जापान के पास अटैक करने के लिए वो थी इंडिया। तो अब अंग्रेजों को लग रहा था कि अब तो इंडिया पे अटैक हो ही सकता है, और अगर इंडिया पे अटैक हो गया तो वर्ल्ड वॉर 2 में जितना भी उनको मैन पावर और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है ब्रिटेन को, वो नहीं मिल पाएगी। जी, बहुत सारे इंडियन लोगों ने यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो अब ब्रिटेन ने यहाँ पे एक और ऑफर देने की कोशिश करी सो दैट कि ये बात मान जाए। तो पहला ये था कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द वॉर। दूसरा इन्होंने बोला कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप एग्जिट कर सकते हैं। कहां से एग्जिट करेंगे? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से। इससे एग्जिट करने का मतलब है कि फिर आप एक आजाद देश बन सकते हैं। तो ये इन्होंने ऑफर कर दिया। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने ऑफर किया तो फिर अब अगेन यहाँ पे तो फिर आजादी मांग रहे थे, लेकिन आप उन्हीं चीजों को सिर्फ वर्डिंग चेंज कर करके हमें दे रहे हो। तो यहाँ पे इसको भी इन्होंने, जो लीडर थे, किसी ने भी नहीं माना। पोस्ट डेटेड चेक बोला था ना उन्होंने। अब गांधी जी ने इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक। अब यहाँ पे गांधी जी फिर आपका लॉन्च कर देते हैं 1943 क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी स्लोगन दे देते हैं डू और डाई का यहाँ पे स्लोगन दे देते हैं। एंड इसको किताबें क्या बोलती हैं, कुछ और लोगों की और सोर्सेस सुनते हो तो ये फेल्ड मूवमेंट है। गांधी जी ने रैंडमली एकदम बोल दिया, लोग तैयार नहीं थे, करो या मरो। एंड यहाँ पे क्या हुआ, कैन यू इमेजिन कि एक ही रात में ब्रिटेन इतना सीरियस था, एक ही रात में सारी कांग्रेस की लीडरशिप अरेस्ट है। नाउ कैन यू इमेजिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, कम्युनिकेशन का कोई वे नहीं था। आज की डेट में क्या, अगर आप लीडर को अरेस्ट भी करो तो वो एक सोशल मीडिया पे मैसेज देके चले जाएंगे, तो लोगों को पता तो है। गांधी जी डू और डाई आज बोला है, कल को लोग कुछ करेंगे, रात को सारे लीडर खत्म। इवन इन्होंने फर्स्ट लेवल लीडरशिप, सेकंड लेवल लीडरशिप भी खत्म कर दी। इट्स काइंड कि इन्होंने संबित पात्रा टाइप को भी नहीं छोड़ा, जो प्रवक्ता है, सबको अरेस्ट कर दिया, कोई बचा ही नहीं। तो मेन सारी लीडरशिप अरेस्ट हो गई। तो फिर आप लोगों से बोल दो डू एंड डाई, और अगले दिन सारे लीडर गए। तो लोगों ने कुछ वायलेंट हुए, बट ये मूवमेंट फेल्ड हो गया, अटरली फेल्ड हो गया। इवन ये था कि कुछ कई जगह है कि 5-6 दिन भी मूवमेंट नहीं चला। तो इवन बी आर अम्बेडकर ने इसको सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। इवन आई गेस हिंदू महासभा ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। कम्युनिस्ट तो अच्छा, कैन यू इमेजिन कि ये वाला आंदोलन था वर्ल्ड वॉर में, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। कैन यू इमेजिन कि कम्युनिस्ट ने क्यों नहीं सपोर्ट किया होगा? रैशनैलिटी दिखाओ। मतलब आप सभी लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ी हुई है? बस डेट पता है 1939 to 45। वो ठीक है, वो फिर पढ़ी हुई नहीं है आपने। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो पता है आपको? नहीं पता है? किस बारे में? यार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट इंडिया में है। यस सर। एक सोच है सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, एक होते हैं कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट ये जो है, ये जो कम्युनिस्ट लोगों की सोच है, ये कम्युनिस्ट लोग जितनी लेफ्ट पार्टी है, सीपीआई पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 2 है आज भी हमारे देश में। तो केरला पे ये रूल करती है, और वेस्ट बंगाल में अच्छा पोजीशन है इनका। इवन बिहार में भी इनको सीटें मिलती है 6-7। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी रशिया से। रशिया कम्युनिस्ट था, और वर्ल्ड वॉर 2 में इनिशियली रशिया इसके साथ था, जर्मनी के साथ था। तो ब्रिटेन अगर रशिया पे अटैक कर रहा है उसी पे, तो कम्युनिस्ट ने बोला नहीं, अटैक नहीं करोगे, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप ब्रिटेन को वीक कर रहे हो। तो कैन यू इमेजिन कितने हमारे देश में भी डिफरेंट व्यू पॉइंट है। ये कम्युनिस्ट लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो रशिया से, और अगर आप रशिया पे अटैक कर रहे हो तो रशिया की आइडियोलॉजी पे कर रहे हो, हमारी आइडियोलॉजी पे आप अटैक कर रहे हो। तो सॉरी, रुको, मैंने क्या गलत, सॉरी, करेक्ट कर रहा हूं मैं। ये चाहते थे कि ब्रिटेन स्ट्रांग रहे, और
ब्रिटेन किसकी साइड था? रशिया की साइड था वो जर्मनी का था ना सर, जर्मनी। सॉरी, आप ये मतलब बता रहे हैं ना सर कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों नहीं सपोर्ट किया था कम्युनिस्ट वालों ने? इन्होंने कम्युनिस्ट ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि दे वांट कि रशिया विन। ये सिंपल सा करके सुन लो, ये चाहते थे कि रशिया जीते, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी यहाँ से थी। इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया की आजादी मिले या ना मिले, लेकिन रशिया जीते, रशिया नहीं हारना चाहिए। एंड दे वर इंडियन पीपल ओनली। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आज भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उनका ऑफिशियल स्टैंड था उस टाइम पे। No, that आज time the members of that party they were Indian plus other people also, या फिर इंडियन ही थे? भाई वो इंडियन ही थे, लेकिन उनका आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन रशिया से था। ओके। कम्युनिस्ट कहाँ से आया है, कम्युनिज्म कहाँ से आया है? रशिया से आया है। रशिया। ठीक है, तो ये था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये एक फेल्ड मूवमेंट था। अब इसके बाद फिर एक दो स्टेप और हुए। फिर 1945 में वेवल्स प्लान आया, वो फेल हो गया। इसके बाद में फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। अब यहाँ से नीचे के 2-3 पॉइंट थोड़े से इंटरेस्टिंग भी और ये भी है। इस कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। नाउ 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी, यूएस विनर था, और यूएस प्लस रशिया दोनों ने ही ब्रिटेन के ऊपर जितनी भी कॉलोनीज थी इन सबके ऊपर प्रेशर बनाया कि इनको आजाद कीजिए। अब इस टाइम तक ये क्लियर था कि इंडिया को आजाद करना पड़ेगा। कई लोग ये पूछते हैं कि अगर देश में गांधी जी नहीं होते तो हमारा देश आजाद होता है, नहीं होता? क्या बताओगे? गांधी जी अगर नहीं होते तो इंडिपेंडेंस मिलती है, नहीं मिलती? जितना पढ़ा उसके हिसाब से नहीं मिलती और वक्त लग जाता। वेरी गुड। और बताओ बाकी लोग। सर आई थिंक मिलती, बट इतनी नॉन वायलेंट नहीं होती, वायलेंट होती। नहीं सर, आई थिंक था, बट वो जो भी इंटरमीडिएटरीज जो इन्वॉल्व होते हैं वो सब अपना बेनिफिट देखते हैं। सर वो इसलिए क्योंकि जो सबसे पहला गांधी जी ने जब आए थे वापस वहां से, जिसको हम NRI डे भी सेलिब्रेट करते हैं ना, 1915 में, जब वो डेट मैं भूल रही हूँ, जब वो वापस आए थे, उन्होंने सबसे पहला एक्शन लिया था वो दैट वाज रिलेटेड टू वो जो किसान लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप नील उगाओ एंड ऑल, जिसके कारण उनकी जमीन बंजर हो रही थी। तो इस चीज के ऊपर समझे, गांधी जी नहीं भी होते तो हमें आजादी मिल जाती। तो क्योंकि नेशनलिज्म तो लोगों में आ ही गया था, फीलिंग तो मतलब इट वुड हैव टेकन टाइम सर, एंड एज वन समवन सेड कि वायलेंस टाइम लेता तभी मिल जाती, शायद जल्दी भी मिल जाती। हां यस सर, आर्गुमेंट दे रहा हूँ ना, गांधी जी का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कम नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, 1950s के बाद से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो सारा कॉलोनिज्म था, सारा इंपीरियलिज्म था, सब खत्म हो गया अगले 10-20 सालों में, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ यूएस से, जो डेमोक्रेसी चाहता था, कैपिटलिज्म चाहता था। उसने बोला सारी इन कॉलोनिस्ट कंट्री से कि बहुत हो गया, अब सारी कंट्रियों को आजाद कीजिए। दूसरी तरफ से रशिया था जो सोशलिस्ट था, वो भी प्रो पुअर था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 पावर सेंटर बने, यूएसए था और दूसरी साइड था रशिया। रशिया या यूएसएसआर, दोनों में एक चीज कॉमन थी कि दोनों प्रो पुअर थे। इन्होंने बोला बहुत हो गया, अपने जो यूरोपियन लोगों ने कमाल किया है, अब ठीक है, अब सारा का सारा कॉलोनिज्म को खत्म कीजिए। और अगले 10 सालों में, 15 सालों में सारी की सारी कॉलोनी खत्म हो गई, कोई कहीं पे भी नहीं बचा। सारा अफ्रीका आजाद हो गया, सारा एशिया आजाद हो गया, तो इंडिया भी आजाद हो जाता। बट गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस का, पीसफुल प्रोटेस्ट का एक, क्या कहते हैं, थॉट प्रोसेस लोगों के माइंडों में डाल दिया। उसका ये इफेक्ट हुआ कि हमारा देश, आजादी तो मिली लेकिन हमारा देश बाद में यूनाइट हो पाया। देखिए क्या होता है, जिन देश के लोगों को आजादी वायलेंस से मिली, एक आपको कॉलोनाइज बनाया क्या था, आपको कॉलोनी बनाया, आपका एक्सप्लॉइटेशन करा। उस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट आप कैसे लड़े? वायलेंस। उस इनजस्टिस के अगेंस्ट आप कैसे लड़े? वायलेंस होके। तो जिन सोसाइटीज ने वायलेंस होके अपनी इनजस्टिस को लड़ा,
बाद में भी गवर्नमेंट बनने के बाद भी, उनकी अपनी गवर्नमेंट बनने के बाद भी कोई भी इनजस्टिस होती थी, वो लोगों ने उसको भी कैसे लड़ा? वायलेंस के साथ। और इन सारी जगह तो ऐसा हुआ, बहुत सारी कंट्रियों में सिविल वॉर हुआ, क्योंकि जिन सोसाइटीज ने आज उनको उनका थॉट प्रोसेस ही बन गया कि कोई भी इनजस्टिस है, लड़ाई लड़ो, वेपन उठाओ, खून बहेगा। हमारे देश के लोगों ने पीसफुल रहे 1950s के बाद से भी। आज अब देखो हम किस बात की हम बात कर रहे हैं, आज भी हमारे देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पेट भर के खाना नहीं मिलता। 1950s के बाद से हमारे देश की 70% पॉपुलेशन पुअर थी। बॉटम के जो 20 करोड़ लोग हैं ना, अब कुछ लोग बोलते हैं हमारे देश में परसेंटेज वाइज पॉवर्टी कम हुई है, पहले 70 थे, 60 थे, 30 थे, लेकिन अगर परसेंटेज निकालोगे तो 20 से 25 करोड़ लोग जो बॉटम के हैं हमारे देश के, वो हमेशा पुअर थे अब तक भी। इन लोगों को पेट भर के खाना भी नहीं मिल रहा है, इनके साथ इनजस्टिस हो रही है, अपर कास्ट इनके साथ इनजस्टिस हो रही है, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ इनजस्टिस कर रही है, पावरफुल लोग इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। इतनी सारी इनजस्टिस को सहन करने के बाद भी ये लोग वायलेंट नहीं है। इसलिए बोलते हैं, देखो कुछ स्कॉलर है वो बोलते हैं कि भारत के लोगों ने पॉवर्टी को बहुत लंबे समय तक पीसफुल झेल लिया। अगर इतनी हार्श कंडीशन में किसी और देश के लोग होते तो अभी तक वहां पे सिविल वॉर हो गई होती। तो कई बार इंटरव्यूअर ये पूछ लेते हैं कि जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था वो आजादी से ज्यादा देश की आजादी मिलने के बाद जो देश सरवाइव कर पाया उसमें था। ओके, यस सर। अब आप इस बात से सेटिस्फाई हो सकते हैं, आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, क्योंकि इट्स पॉलिटिकल साइंस या इसमें हिस्ट्री साइंस में 1:1 होता है, पॉलिटिकल साइंस में आपकी कोई भी ओपिनियन हो सकती है, तो कोई भी ओपिनियन हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चलो वो तो इंटरव्यू के टाइम पे बताऊंगा, पीआई अभी पढ़ो। सो अब ये हुआ कि 19 कहाँ भाग गया, चल जा मेरे भाई, कैबिनेट मिशन तक पहुंच गए थे। हाँ बस इसका वेट कर रहा हूँ, ये बात ही नहीं मानता है देखो जी। अब ये इतना टाइम में हैंग होने में ले रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ओके, सो मैं कहानी इतने बता रहा हूँ। 1946 में कैबिनेट मिशन ने मना कर दिया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। अब इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस मना कर रही है, पाकिस्तान नहीं बनेगा, गांधी मना कर रहे हैं, नेहरू मना कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल मना कर रहे हैं, और अब तो ब्रिटिशर भी मना कर रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो पाकिस्तान कैसे बने। तो इन्होंने क्या किया, आई गेस 16 अगस्त की बात थी, इन्होंने मुस्लिम लीग की एक मीटिंग बुलाई और यहाँ पे लोगों से बोला डायरेक्ट एक्शन लो, डायरेक्ट एक्शन, फाइट करो, लड़ाई लड़ो, डायरेक्ट एक्शन, तभी पाकिस्तान मिलेगा, अगर पाकिस्तान चाहिए अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया 1942 के इलेक्शन में इन्होंने इस्लाम को अच्छे से यूज किया, तो सारे ये लोग धर्म के नाम पे इकट्ठा होना सीख गए थे, एंड लाइक रिलीजन इज अ ओपियम फॉर मासेस, ये था ही। तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे दंगे होने लगे, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर में 20,000 लोगों की डेथ हो गई। और इन 20,000 लोगों की डेथ कैसे हुई है, ये कोई नॉर्मल फेमाइन से डेथ नहीं हुई है, आपस के ही लोगों ने मारा, ठीक है ना। तो यू कैन इमेजिन कि आज यहाँ पे 10 हिंदुओं थे, 10 हिंदुओं को मार दिया गया, यहाँ पे 50 हिंदुओं को मार दिया गया मुसलमानों ने। फिर क्या हुआ, कहीं के मुस्लिम पीसफुल है, यहाँ के हिंदुओं ने खबर सुनी तो इन्होंने इन पे अटैक कर दिया, धीरे धीरे करके एक हफ्ते के अंदर में 15-20,000 लोगों को मार दिया गया। तो जब सिचुएशन इतनी भयानक हो गई तो वहां के जो पीएम थे उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जल्दी कुछ कीजिए, और उसके बाद उन्होंने बोला कि 1.5 साल में हम आजादी दे देंगे फटाफट। और उसके बाद फाइनली 1947 में माउंटबेटन को यहाँ पे भेजा, और माउंटबेटन ने जबरदस्ती जल्दी जल्दी कर आके आई गेस 3 जुलाई या जून को उन्होंने 3 जून प्लान लॉन्च किया, और उन्होंने बोल दिया कि ये पाकिस्तान बनेगा, ये हिंदुस्तान बनेगा। उसके बाद की कहानी आपकी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की। इसके मैं नोट्स आपको अभी जिस क्लास खत्म होने के बाद भेज दूंगा, इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो। तो क्या नाम बोले सर लास्ट में क्या लिखा सर, को बताएंगे सर? 1947 माउंटबेटन पता चल गया, उसके बाद क्या लिखा है? 3 जुलाई प्लान। ओके ओके। फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, और उन्होंने जिस डेट को दिया था 3 जून को दिया था, तो इसको 3 जून 3 जून ओके सर, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि फिर वो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का पार्ट है कि उन्होंने बोला प्रिंसली स्टेट से कि आप यहाँ पे जा सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, कैसे डिवीजन होगा। फिर
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया 1947 में। 1947 में इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन थे। क्या क्या प्रोविजन थे कि भैया एक पाकिस्तान बनेगा, एक हिंदुस्तान बनेगा, उसके बाद एक बाउंड्री कमीशन सेटअप होगा। उस बाउंड्री कमीशन के जो हेड होंगे वो होंगे आपके रेड क्लिफ, इसलिए हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश की लाइन को रेड क्लिफ बोलते हैं। प्लस इन्होंने ये बोला कि पंजाब और बंगाल की असेंबली डिसाइड करेगी कि क्या करना है, और इन दोनों की असेंबली ने डिसाइड किया कि हमें पार्टीशन करना है। तो इसलिए बंगाल के 2 हिस्से हुए और पंजाब के 2 हिस्से हुए, और भी बहुत सारी चीजें। फिर वो पॉलिटी का पार्ट बन जाएगा, पॉलिटिकल कैसे डेवलप है। और अभी यहाँ पे तो एक किस्सा उनका बचा ही गया है, इससे रिलेटेड मैं आपको 5-10 पॉइंट दे दूंगा। ये किस्सा बचा हुआ है कि उनका सुभाष चंद्र बोस का। ओके, अगेन आज तो अब मैं इसी को ही करा रहा हूँ, टाइम हो गया है। कल की भी मैंने क्लास शेड्यूल कराई है, एंड मोस्ट प्रोबेबली तबीयत ठीक रही तो क्लास को मैं लूंगा। 90% चांसेस है कि क्लास को मैं लूंगा। थोड़ी जैसी आज भी तबीयत है, इससे खराब ना हो तो क्लास में ले लूंगा। और कल हम भी ये सारा जो भी करंट अफेयर्स का लास्ट बचा हुआ है, डिफेंस, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन तीनों को खत्म कर देंगे। और आई विल ट्राई की चाहे 2 घंटे लग जाए या 10:30 या 11 तक भी क्लास खींचे, कल ये मैं एंड ही कर दूँ आपको। अब आप देखिए जितने भी लोग ने जो जो किया हुआ है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या किया हुआ है। अभी कभी डिस्कस नेशनल अफेयर्स की क्लास हम लोग पे सम पेंडिंग आप बोल देते हैं। नेशनल अफेयर्स की शीट नेशनल की भी इंटरनेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल हो गया है शायद से। अभी मैं बता रहा हूँ ना, आप अभी बोल जो भी बच्चों है एक बार बता देना क्या क्या हुआ है, क्या करिए। सर इको तो पूरा हो गया। अब मैं भी आपको बता रहा हूँ हमने करंट में क्या क्या किया हुआ है, क्योंकि अभी आगे कितने दिन, अभी 4 तारीख है, अगले 10 दिन में अगर कुछ हुआ मैं डेली भी क्लास रख लूंगा। तो करंट में देखिए हमने क्या क्या किया है। हमने इंटरनेशनल हो गया, एक हो गया नेशनल, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंटरनेशनल इको हो गया, फिर उसके बाद फिर आपका हो गया इन्वायरमेंट, फिर हो गया आपका डिफेंस एंड साइंस एंड टेक, नेशनल इंटरनेशनल, इसमें पॉलिटी वगैरह कवर हो गया है। फिर आपके हो गए, एक हो गए अवार्ड्स, और आपके फिर हो गए दूसरा स्पोर्ट्स अवार्ड्स, फिर आपके हो गए सर बुक्स और ऑथर्स पे है क्या? हाँ हाँ आ रहा हूँ। सर एनवायरनमेंट के बाद आपने क्या लिखा है? दो चार 10-15 सेकंड वेट कीजिए, चल रहा है तो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ इतने क्वेश्चन पूछे, पता नहीं क्या हो गया, इसको हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। हाँ सर बताइए। ये जो बॉर्डर लाइन हम शेयर करते हैं नेबरिंग कंट्री के साथ,
तो उसमें पाकिस्तान का रेड क्लिफ है और बांग्लादेश के साथ का जो बाउंड्री है उसका नाम नहीं मिल रहा था मुझे इंटरनेट पे भी। बताइए बच्चा, आंसर दीजिए। उसका भी रेड क्लिफ ही है। रेड क्लिफ ही होगा उसका भी। हाँ उसका भी रेड क्लिफ ही है। ओके, आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड। ओके, आ गया। सो नेशनल, इको, एनवायरमेंट, ये मैंने बोला डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके सर, थैंक यू। तो आपके होंगे अवार्ड्स, एक बार देख लेना, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपकी होगी अवार्ड्स, उसके बाद होगा स्पोर्ट्स, और फिर आपकी होगी स्कीम्स। ये हो गया करंट का पार्ट, फिर ये हो गया स्टैटिक का पार्ट। स्टैटिक में पॉलिटी हो गया, जियो हो गया, और आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री एंड इको। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ, जो कुछ लोग अभी पहले जिन बात नहीं हुई है। ऑलमोस्ट इंटरनेशनल में आपके जितने भी थे, मुझे लग रहा है लगभग 160-70 के करीब तो पॉइंट्स ही थे, और प्लस जो भी मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है। नेशनल में भी आपके लगभग 200 के करीब पॉइंट्स हैं, कुछ थोड़े बचे हुए हैं प्लस एडिशनल। इको में भी आपका अच्छा खासा था, हो चुका है। स्पोर्ट्स और ये सॉरी स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के आपको मिल चुके हैं MCQs, प्लस आपको PDF मिल चुकी है ना? यस सर, ऑथर के भी मिल चुके हैं। बुक्स एंड हाँ, तो ऑथर भी उसी में चलो डाल देना। स्कीम्स मैंने आपको ज्यादा नहीं कराई है, लेकिन आई गेस मैंने आपको 20-25 के करीब मेन स्कीम्स करा दी है। हाँ सर। सी, जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑलमोस्ट 400 के करीब स्कीम। तो आगे अब टीम में आस्क शायद यहाँ से, बट नॉर्मली नहीं पूछेंगे, मेन हो गया। और जो भी 20 तो मैंने फ्लैगशिप मेन करा दिया, उसके बाद बहुत सारी स्कीम्स में आपको पॉइंटर्स पता होंगे। आई विल ट्राई कि इनको हम कल कंप्लीट कर ले, टुमारो क्लासेस होने की पॉसिबिलिटी है 90%। आई विल ट्राई कि मैं इसे कल ही कर दूं। कल नहीं होगी तो परसों होगी, बट आई विल ट्राई कि मैं इसे कल ही कर दूं। एनवायरमेंट और एनवायरमेंट एंड ये डिफेंस मिसाइल वगैरह जो लॉन्च हुई है अग्नि पृथ्वी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसरो, कोई रोबोटिक्स में कुछ है, नैनो टेक्नोलॉजी, फिजिकली कुछ है, तो इसमें बात करेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, इको में सफिशिएंट करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं किया होगा तो यहाँ पे YouTube पे आपको वीडियो मिल जाएगी। सर मैंने आपके इकोनॉमिक्स के YouTube पे वीडियो देखे थे, मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था आपके साथ। मैंने बाद में बैठ के वीडियोस देख के समझा है, बस उतना ही किया है। अलग से कोई स्टैटिस्टिक जीके के नाम पे बैठ के नहीं पढ़ा है, तो उतना सफिशिएंट है। सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटी और इसमें सफिशिएंट है। ओके। लाइक जियो में कुछ नहीं किया है। जियो में मेनली मैथ्स किया है और 1 या 2 क्लास ली है, तो जियो में थोड़ा कम किया है। सर थोड़ा सा एग्रीकल्चर किया है। सॉरी, थोड़ा सा एग्रीकल्चर भी किया है ज्योग्राफी में। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इन चारों को कंपेयर करें तो पॉलिटी और इको में हमने बहुत है, इन हाँ, दोनों से ज्यादा किया हाँ हाँ। है ना? पॉलिटी में आपको बहुत अच्छा खासा कराया है, इको में भी बहुत अच्छा खासा कराया है। अब मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, देखो क्या करना है। मुझे लग रहा है इन सब के मिला के कम से कम तुम्हारे लोगों के पास स्टैटिक मिला के, ये जितने भी यहाँ पे हैं, इन सब के मिला के तुम्हारे पास कम से कम बता रहा हूँ 1500 प्लस पॉइंट्स होंगे। सर उससे ज्यादा है, 2 नोटबुक खर्च होंगे नहीं होंगे? कम से कम ज्यादा है, तो ये तो है ना? ठीक है। और अभी आपने जो इतना पढ़ा है, इनके भी अगर मैं बहुत ज्यादा भी नहीं बोलता तो कम से कम 500 प्लस आपके पास पॉइंट्स हैं, है ना? अरे यार कुछ तो रिप्लाई कर दिया करो। कभी कभी देखो मैं मतलब
मैं सीरियसली यहाँ पे बता रहा हूँ, कभी कभी अब जैसे कुछ पूछ रहा हूँ, अभी मतलब तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे, ऑनलाइन क्लास की दिक्कत ही है। बच्चे भी पता नहीं मतलब ऐसे ही बैठे हुए होते हैं कि मतलब टीचर नौकर ही लग रहा है। मतलब कभी कभी तो सच में अगर मैं ऑफलाइन क्लास में हूँ, बच्चे ऐसी हरकत करें ना, टीचर छोड़ के ही भाग जाए। अगर आप बीमारी में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब तुम्हारे लिए नहीं है, ऑनलाइन में होता है। हम भी स्टूडेंट हो ना, तो हम भी ऐसा ही कर दें। बट चलो देखो इसमें थोड़ा सा मैं भी ज्यादा ही बॉडी पे पेन डाल रहा हूँ, इसलिए मैं भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए 1500 पॉइंट तो यहाँ पे है आपके पास रफली, और 500 पॉइंट यहाँ पे है आपके पास। अब ऑलमोस्ट बहुत कुछ करा दिया है। अब ये क्या सर इतना ही बहुत है, तो कोई भी अगर आपसे ये बोल रहा है ना कि इतना ही बहुत है, तो सबसे पहले तो वो पागल बना रहा है किसी भी चीज के लिए, कभी भी, एंड स्पेशली जीके में। और अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि सिर्फ इतना ही बहुत है, तो फिर तुम भी पागल बन रहे हो। बट हमें टाइम डायमेंशन को भी देखना है, उस टाइम में हम कितना कवर कर सकते हैं। अब पहली बात आप सभी लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहला कि आपने जो पढ़ा है उसमें से तो कोई मिस नहीं हो जाना चाहिए। ये जितने भी आपको 2000 पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, इसमें से कोई मिस नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अब आपका एग्जाम कब है, डेट कब है? सर 20th February 28 को है। 20 सर 20 सर 20 सर 20 20 तारीख 20 सर। तो मैं मान लो तुम्हारे पास टाइम है, बस 15 तक के दिन गिनो, उसके 15 क्या और मैं कम कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, एक हफ्ता मानो, आपके पास 12 तारीख तक का टाइम है। और मैं ये मान रहा हूं कि वैलेंटाइन वीक वगैरह में आप में से कोई भी भरोसा नहीं रखता है, तो आप वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है? आप मानते ही नहीं वेस्टर्न कल्चर को, ये मैं सपोज कर रहा हूँ। तो आप देखिए लास्ट के 7 दिन सिर्फ रिवाइज ही करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, डेली सुबह उठ के सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। सो कुछ कर सकते हो, इसमें डिपेंड करेगा 1 to 1। बट अगर कुछ लोग ये है ना कि अब मैं जीके में नया पढ़ूंगा, कई बार ऐसा होता है जीके में कि अब से लेके आपने 10 दिन एक चीज में इन्वेस्ट करे, आपने 40 घंटे उसमें लगा दिए, एंड ट्रस्ट मी एक क्वेश्चन भी नहीं है। जीके में ऐसा होता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। बट अभी क्या है, आपने बहुत सफिशिएंट कर लिया है। प्लस मैं इतने पे रुकने के लिए नहीं कह रहा, प्लस आपको क्या करना है, देखो करंट में तो इससे ज्यादा कुछ नया मत करना, बहुत हो गया है। मतलब अगर कुछ बच्चे मेरे से ये पूछे कि सर इतना कर लिया, इसके बाद भी हम क्या करें, तो चलो उसके मैं आपको बता दूंगा। वो कई बार मैं बता चुका हूँ, तुम्हारा इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल तुम्हारे पे क्या है। कुछ बच्चे फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं सर यही पूरा नहीं होके दे रहा है, तो वो आपकी अपनी कस्टमाइज होगी। इसको बार बार रिवाइज करें, इसको भी रिवाइज सर करें। लेटेस्ट क्लास 12 तक होगी ना, मतलब जीके की? मैं तो 12 नहीं, मैं बाद तक भी करा दूंगा, रिवीजन क्लास भी मैं ले दूंगा। मैं तो ऐसे भी करूंगा कि डेली तुम सारे लोग शीट खोल के बैठना, और 1 by 1 हम ये सारों को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि इंटरनेशनल ये है, एक वो भी हम कर देंगे। तो बट 12 यस सर 12 के बाद सर थोड़ा मतलब सेल्फ 12 स्टडी के लिए भी, मतलब मैं एक वो ले रही थी कि कब तक एक बार सब मतलब हो जाएगा टाइप। हाँ वही मैं भी आपको पूरे बैठ के समझा तो रहा हूं। मैं अभी रुको पहले, ठीक है ना? अभी मैं होलिस्टिक, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। अगर मैं इस एग्जाम को दे रहा होता तो मैं कैसे करता, ठीक है? डेफिनेटली जैसा मैं कर रहा हूं आप भी 100% ऐसा करो, बिल्कुल मत करना। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना, ठीक है? ओके। सो करंट अफेयर में अब थोड़ा सा आप एक काम कीजिए, डेली सुबह उठ के एक बार ट्राई कीजिए कि आप अकेले बैठ के इसको रिवाइज करें, और रटना नहीं है। डेली एक बार आप प्लान कीजिए कि सबको एक बार रिवाइज कर लें अब तक जो भी पढ़ाया है। ओके, पहली बात मान के चलिए कि आपने 2 घंटे, मैं ये मान रहा हूं कि अपने जीके को आप 5 से 6 घंटे दे रहे हैं डेली। इतना दे पा रहे हो ना भी या नहीं है? हाँ सर, नहीं हाँ 3 घंटे सर रिवीजन। ठीक है, 2 से 3 घंटे दो। सी अब मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपकी लाइफ में पर्सनल कुछ भी चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी भी चल रही है, कुछ भी है, अगर आप फुल टाइम फ्री हैं तो भाई 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा।
अगर आप इमोशनली बहुत खराब चल रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, 10 दिक्कतें हैं, तो आधे घंटा बैठ के रोने का निकाल लेना, सुबह उठो आधे घंटे रो, फिर 12 घंटे बैठ के पढ़ो। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, ठीक है ना। लाइफ अगर खराब भी चल रही है ना, उसके लिए टाइम दे रहा हूं मैं। 30 घंटे खूब चिल्ला चिल्ला के रो, पार्क में जा जाके रो, 2-4 अपना फोन वोन उठा के फेंक दो, कुछ भी करो, वो पर्सनल है, बट 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है। इवन कुछ लोग और है कि अरे ऐसे भी कुछ और भी परेशान बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं ज्यादा ही परेशान चल रहे हैं, उनको मैंने सच में बोला है कि मैंने कहा 6 घंटे पढ़, 15 मिनट फिर आराम से रो, और तब मूड से ठीक हो, दोबारा से फिर बैठ, फिर 6 घंटे पढ़। इस पढ़ने को लेके तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर आपको ये एग्जाम डू एंड डाई वाला है तो। और डू एंड डाई वाला नहीं है तो फिर तो क्या बिगाड़ेगा कोई आपका, फिर तो भाई एंजॉय करो। सो ये टाइम निकालना ही निकालना है। एक इसको रिवाइज मुझे कुछ आपसे पूछना है, मैं पूछ ही नहीं पा रही हूँ। अभी बाद में पूछना, पहले ये एक बार मैं बता दूं, इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। मैं इतने पे ही नहीं रोकूंगा। प्लस एक चीज अब आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन आप क्या कर सकते हैं। अब ये तो हो गया बेसिक। अब आपके पास कितना टाइम बचा है, आज है 4 तारीख सर, 4 खत्म हो गया, 5 से गिनो। 4 गया, 5 बज गए। अब 1 मिनट रुको, पता नहीं क्या हो जाता है। अब देखिए आप वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं। पहला, वैल्यू एडिशन में क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। वैल्यू एडिशन में अब कुछ अपनी तरफ से, ना तो नई बुक पे जाए, ना नई कोई वीडियोस देखें, अपनी तरफ से कुछ भी नया पढ़ना, नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कोई आप में से बच्चे कितने भी समझदार बन रहे हो, बिल्कुल नया ना पढ़े, नया बुकिश ना पढ़े कि आप बोल रहे हो कि अब मैं ज्योग्राफी दोबारा से है, ये 100 पेज का पीडीएफ है इसको पढ़ूंगा, साइंस का 100 पेज का पीडीएफ है इसको पढ़ूंगा, बिल्कुल मत पढ़ना, इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एंड इस टाइम पे टाइम ऐसे जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि एग्जाम आ गया। अब क्या करना है आपको, देखो आपके पास बेस्ट वे ये है कि नॉर्मली क्या है ना, ये एक रूल है, ऑल्दो मैं इसको नहीं, मतलब ठीक है ऐसा ये होता है प्रैक्टिकली, ऐसा ये 80-20 वाला रूल आप सभी ने सुना होगा। 20% वर्क आपको 80% सक्सेस देता है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो मैं इस रूल को यहाँ पे कैसे लगा रहा हूँ कि अगर आपके स्टैटिक सब्जेक्ट है पॉलिटी, उसके बाद है हिस्ट्री, उसके बाद है इको, पॉलिटी हिस्ट्री इको, उसके बाद आपका बचा जियोग्राफी, उसके बाद आपका बचा साइंस। साइंस को भी हल्के में मत लेना, अच्छा उन्होंने बायोलॉजी के कुछ करा दिए थे लेकिन और भी पढ़ना है। ये 4 सब्जेक्ट है। अब आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन, हर एक टॉपिक के कम से कम आप 200 एमसीक्यूज कर ले, 200 एमसीक्यूज कर ले, 200 इसके, 200 इसके, 200 इसके, 200 इसके, 200 इसके। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो अलग चीज है, जो मैंने पढ़ा रखा है वो अलग है। आप पॉलिटी के टॉप 200, ये टॉप 200 एमसीक्यूज ऑफ पॉलिटी, टॉप 200 ऑफ हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी, ये सारे कर ले। करेंगे कैसे उसका भी मैं आपको, आप सभी लोग हैं या गायब हो गए? सर हम हैं। यस सर। ये आप कैसे कर सकते हो, आपको देखिए क्या करना है कि, अरे आजा मेरे भाई, आपको क्या करना है, ये आप बुक से भी कर सकते हो लेकिन बुक से मत करना। इसका सबसे अच्छा वे है, आप YouTube पे जाओ और सर्च करो टॉप 200 MCQs ऑफ किसके, पॉलिटी डालो। और नॉर्मली लेवल क्या रखना है, एसएससी रखना, यूपीएससी वाला लेवल सोच के भी मत रखना, सिर्फ एसएससी रखना, यहाँ पे जहां पे आपको सिर्फ टॉप फैक्ट्स मिल जाए। तो आपको क्या और मिल जाएगा, पॉलिटी के टॉप 200 फैक्ट्स, हिस्ट्री के, इको के, ज्योग्राफी के, आपको थाउजेंड्स टॉप फैक्ट्स मिल जाएंगे कि ये प्रीमियम है भाई, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना ये उसका कोर है। और इन 1000 में से 500-700 आपको ऑलरेडी आते होंगे, तो आपको 200-300 नए और फैक्ट मिल जाएंगे। तो YouTube पे जाइए, कोई भी वीडियो देखिए, बहुत सारी सर्च आ जाएगी, जो भी आपको पसंद आए
मैं बता रहा हूँ उसमें जो भी आते हैं वो पास्ट ईयर ये क्वेश्चन हुए आए हुए हैं, उनको लेके सीधा सीधा बोलते रहेंगे। तुम्हारा काम स्टार्ट हो रहा है, उनकी क्वालिटी पे मत जाना, बस क्वालिटी पे क्या, व्यूज पे मत जाना, जो जिसका भी तुम्हें पसंद है। कोई स्लो बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे, 4-5 2-2 3-3 मिनट सुन लेना, लगे कि नहीं भैया यार ये इसका चेहरा अच्छा लग रहा है, चलो इसकी बात सुनते हैं। जो भी आपका अपना क्राइटेरिया हो, किसी की भी सुन लेना, सबका कंटेंट सेम ही है, कुछ नहीं है, सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। 2x पे करके सुनना। और ये मान लो कि 5 घंटे की वीडियो होगी, 5-5 घंटे की है, तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर में ये सारा कर दो। और ये क्या करना कि एक अपना वो ले लो, एक A4 शीट ले लो, और यहाँ पे फैक्ट्स लिखना, पहला फैक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके ये कंप्लीट कर लो। तो अब क्या हो जाएगा, तुम्हारे स्टैटिक के पास, तुम्हारे पास स्टैटिक के 1000 अच्छे फैक्ट्स आ जाएंगे। जो बेसिक पढ़ा है वो अलग है, ये आपका वैल्यू एडिशन है। सेम क्या करना, करंट अफेयर्स में कीजिए, टॉप 100 MCQs ऑफ 2020, उनको फिर आप देखो। लेकिन इससे पहले एक और मैं बात बता रहा हूं, इससे पहले कंडीशन ये है कि जो हमने पढ़ा है वो 100% कंप्लीट हो जाए, वरना तुम यहां भी इसके नोट्स बनाओगे, दोबारा फिर यहाँ पे भी नोट्स बना लोगे। अपना ये पढ़ो और उसका वैल्यू एडिशन यहाँ पे जाओ, अपना वो पॉलिटी वॉलिटी का वो स्टैटिक रिवाइज करो और उसके वैल्यू एडिशन को यहाँ पे जाओ। ये एक लेवल है, इतना कर लोगे बहुत है। इतने पे भी कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये भी कर लिया, तो भाई फिर पॉलिटी के 200 की जगह कहीं पे डालो टॉप 300 MCQs ऑफ पॉलिटी। करंट अफेयर के डालो कि जनवरी 2020 करंट अफेयर, दिसंबर से डालना, करंट अफेयर्स में वापस जाना, दिसंबर 2020 के टॉप 100 MCQs, फिर पीछे जाना, फिर पीछे जाना, ये और भी ज्यादा हो जाएगा। ये उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम है। क्या इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं सर? गारंटी नहीं है, आ भी सकते हैं, शायद एक भी ना आए, शायद 5 यहां से आ जाए, कुछ नहीं पता है। बट आपको ये याद रखना है कि ये फाउंडेशन हो गया, फिर ये 1 लेवल का एडिशन है, ये 2nd लेवल का है, किस तरीके से जाना है। और एक और है, ये यहाँ पे बहुत सारे आपके मन में होंगे डाउट्स आएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। उन डाउट्स को सॉल्व करने के चक्कर में अपने 5 या 10 मिनट खराब ना करें, ठीक है? आप डाउट सॉल्व कर लोगे, सारी आपको गूगल पे सारी चीजें मिल जाएंगी यार। ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, हम तो यहाँ पे आपकी स्पून फीडिंग कर रहे हैं, और ये आपके माइंड में भी पूरा क्लियर होना चाहिए। मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, इवन रॉकेट साइंस भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। एलन मस्क ने यही तो बोला है कि यूनिवर्सिटीज आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट। तो ये तो फिर भी हम आपको बेसिक फैक्ट्स ही बता रहे हैं, हम आपके काम में इफिशियंसी लेके आ रहे हैं और कुछ नहीं। हमारा जो रोल है आपके काम में इफिशियंसी लेके आने का, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, जो भी मन में डाउट आ रहा है, कितना ही अच्छा हुआ कितना ही बेकार हुआ, जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें पोस्ट कर दो। मैं डेलिब्रेटली एकदम से रिप्लाई नहीं करता हूँ कि पूरे दिन उसको देखते रहो तुम, बाकी बच्चे भी देखें वो भी देखें, बाई इवनिंग मैं उसको लास्ट तक मैं रिप्लाई कर दूं, या उसमें जो भी डाउट है तुरंत उसमें डाउट आप डालते रहिए, ये काम कीजिए। अब यहाँ पे ये किसी को समझ में आ रहा है या किसी को और भी कोई डाउट है? अब आपका टाइम है, पूछिए। सर मेरा ये डाउट था कि जब जब लाइक व्हेन आई अपीयर्ड फॉर दैट, तो उसमें एक एक्स्ट्रा जीके का भी सेक्शन था, तो उसमें ना कुछ मॉन्यूमेंट्स और मतलब ऐसे बहुत ही बेसिक लेवल पे भी क्वेश्चंस पूछे थे। तो जब हम ऐसे जैसे हम फैक्ट्स जब इसमें एक और जोड़ देते हैं, वो है कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। हाँ ओके, उसमें ट्राइब्स वगैरह आर्ट एंड कल्चर के भी, हाँ वो भी कवर हो जाएगा ना आर्ट सर? एंड कल्चर के भी कर देंगे। हाँ, आर्ट एंड कल्चर और ट्राइब्स का आई विल ट्राई की एक बेसिक की क्लास मैं भी लूं, ठीक है? यस सर, प्लीज एक क्लास आर्ट एंड कल्चर मैं कोशिश करूंगा। अब उसको सारे बच्चे लिख लेना, ध्यान में रख। क्या मैं अब ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके मन में थोड़ी सी क्लियरिटी आई है, या थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे करना है, या कुछ अगर पूछना है तो पूछिए। सर कोविड का जो सेक्शनल वाला मॉक था वो लर्निस्ट पे, वो काफी इन डेप्थ था, वैसे याद करना है क्या कोविड का? उसमें तो स्पेसिफिक वैक्सीन्स में भी पूछ रखा था कि कौन से केमिकल्स है। ये है, मुझे कोविड से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या किया है, और ये आपका वैक्सीन कैसे काम करती है, और वो आपका RNA mRNA, वो थोड़ा एक साइंस एंड टेक का आई विल ट्राई कि मैं आपको वो बता दूं। तो वो अच्छा, आप मेरे ऊपर इस कोविड से रिलेटेड जो कुछ भी है, ये मैं आपकी पहले एग्जाम से पहले क्लासेस पे ले लूंगा,
ठीक है, आधे घंटे में मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। ओके सर जी सर मेरे यू कैन से जो भी मैं बोलूँ। हाँ सर, मेरे पास ना एक बुक थी, तो उसमें ऐसे कल्चर का एक पूरा सेक्शन बना हुआ है जिसमें ऐसे ट्राइब्स वगैरह के बारे में है, तुम उधर से पढ़ सकते हैं। ज्यादा ज्यादा मत पढ़ो है ट्राइब्स के बारे में, ज्यादा से ज्यादा ट्राइब्स के बारे में नहीं मतलब मेरा जितने उसमें पढ़ोगे पूरा मैं आर्ट और कल्चर कवर्ड है उस बुक में, इसीलिए मैंने सी, पूछा। अब वो बुक आप अब नहीं पढ़ पाओगे, वो 6 महीने पहले की स्ट्रेटेजी थी। अब तो किसी बुक पे, अच्छा। मैंने वो पहले ही बताया ना, किसी बुक पे और किसी पीडीएफ पे जाओ ही मत। अगर आपको एक सब्जेक्ट कवर करना है ना, थ्रू एमसीक्यूज कवर करो। ये डाल दो टॉप 100 एमसीक्यूज ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ओके ये करके पढ़ोगे तो है। अदरवाइज बुकिश नॉलेज, अब वो बुक, अब फाउंडेशन से पढ़ने का टाइम गया, ओके सर। ठीक है ना। और मैं आपको एक आध बात बोल रहा हूँ कि देखो, ये सारी मैंने आपको जर्नल बताई है, बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग लेवल पे हैं। अगर किसी बच्चे को लग रहा है सर मेरा लेवल ये है, ये जो मैंने जैसे बताई, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, इस लेवल पे हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, तो भाई मेरे से पूछ लेना। जितने भी बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कुछ भी, मैं रिप्लाई कर देता हूँ टाइम पे, उनको बता देता हूँ। तो किसी को अगर अपना, सब आप सभी लोगों का अपना पर्सनल है, इवन बहुत सारे बच्चे ग्रुप में नहीं पूछते मेरे से पर्सनल, डेली 20-30 यहाँ के इस पर्टिकुलर यहाँ के डेली, कभी कोई भेज रहा है, कभी कोई भेज रहा है, सबका जैसे भी होता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। इवन एग्जाम से पहले तो बिल्कुल कर देता हूँ। तो अगले 20 दिन है ना, और थोड़ा सा है ना लाइफ में, ये क्या होता है अपने, ऐसा मतलब मैं नहीं करता हूँ लेकिन करना चाहिए, थोड़ा बेशरम बन जाओ। तुमने फीस दी है तो निकालो अपना कि सर ये हमें लगा के दो, ठीक है ना। इसमें पूरा कैपिटलिस्ट बन जाओ कि हमें ये चाहिए सर्विस, बेशरम बन जाओ। कोई 2-4 दोस्त है ना, उनसे बोलो कि भाई पढ़ा दो। तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज है ना, जो भी लगा सकते हो सारा लगा लोगों के, और 20 दिन अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना। वो करना पड़ता है क्योंकि ये कंपटीशन है, एग्जाम है। आप नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है, उसको सक्सेस मिल जाएगी। अब ये इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। ये आइडियल कंडीशन नहीं है, बट ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं बनोगे तो फिर पीछे रह जाओगे, 2 लोग आगे निकल जाएंगे। कुछ लोग ऐसा होता है भाई, डेलिबरेटली दोस्तों को यूज करते हैं, तो ऐसे भी कर लो। ट्रांजेक्शन है ना, बाद में तुम कभी उनके लिए हेल्प कर देना की, ठीक है ना। जैसा भी कर सकते हो। किसी को लेके दोस्त है जो अच्छा है, उसे लेके बैठ जाओ कि भाई ये मैंने 4 पढ़े हैं, ये सारी पीडीएफ है, पूछो मेरे से क्वेश्चन। अकेले नहीं पढ़ा जा रहा है, मतलब 12 घंटे में अगर नहीं पढ़ा जा रहा है ना, आप बोल रहे हो कि 12 घंटे ये नहीं किताब के सामने बैठ रहे हो, ये भी देखो कि आज आपका आउटपुट क्या है। डेली मेजर करो कि आज मैंने पढ़ा है, आज मैंने ये वैल्यू एडिशन किया है। किताब के आगे बैठना, किताबें खोल के बैठना, और तुम डेली पढ़ रहे हो फिर भी भूल रहे हो, इसका मतलब तुम्हें स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। अल्टीमेट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम सारी चीजें मेमोराइज कर पा रहे हो और उनको रिकॉल कर पा रहे हो। पढ़ना ये नहीं है कि तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, तुमको सारी चीजें याद है, समझ रहे हो, और तुम उनको रिकॉल कर पाओगे उस दिन, तो वो भी याद रखिए, ठीक है। आई गेस मैंने जो मैं बोलना चाहता था बता दिया है, और मुझे लग रहा है आप सभी लोगों को भी क्लियरिटी आ गई होगी। तो ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं ये ट्राई करूंगा। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि एग्जाम से 10 दिन पहले है ना, मतलब मैं ही अभी सोच रहा हूँ, इवन सुबह मेरे लिए शायद थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह है ना, डेली एग्जाम से 10 दिन पहले डेली सुबह उठ के, एक सुबह में 7 बजे क्लास लूँ 1 घंटे की, सुबह आपको कराया, फिर एक रात को क्लास लूँ 1 घंटे की। तो उससे क्या होगा, सारे लोग एक साथ पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। आई एम ट्राइंग की, मैं कोशिश करूंगा, शायद करूँ शायद ना कर पाऊं, बट सोच रहा हूँ। अब बताइए, हाँ अब आप जिसको जो सर मुझे बस ये पूछना आपसे कि मेरा स्टैटिस्टिक वाला जो जीके था उसमें मैंने किया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब चीजें, डांस फॉर्म, फेस्टिवल, सब चीजें किया है। जैसे जैसे आपसे मेरी कॉल पे बात हुई थी, तो वो सब कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कौन सी स्टेट, सब कवर किया है, डैम है। लेकिन अब मुझे करंट अफेयर में, और अब मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर रही हूँ सर, मैथ्स और इंग्लिश। करंट अफेयर में सर मेरा मन ही नहीं लग रहा है, और मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा कि मैं करंट अफेयर भी कर लूं। तो ऑल्दो आपकी वीडियो तो देखने के लिए किया भी, बट हो नहीं रहा है। एक दो किसी बच्चे का ग्रुप बनाओ, वीडियो कॉल करके दोनों बैठो, दोनों एक साथ पढ़ो, कुछ तो करना पड़ेगा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे कोई व्हाट आई एम सेइंग ना सर, दैट
is there any capsule or something like 4-5 pages, just mug it up and finish it, ऐसा कुछ? या फिर जो मैंने ड्राइव पे देखा है, आपने करंट अफेयर जनवरी फरवरी फिर मार्च अप्रैल ऐसे करके 30-30 40-40 पेज का 2-2 महीने में कवर किया है, तो वो वाले बस पीडीएफ बैठ के समझ लूं उतना भी काफी होगा क्या? वैसा वो मुझे समझ आ गया, काफी कुछ नहीं होता है, दैट आई अंडरस्टूड, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन तो बन सबसे पाए सिंपल ऐसा। मेरा मेरा देखो, इस सर्किल के अंदर करंट अफेयर्स है, पढ़ लो, हो गया कवर, नहीं होगा थोड़ा सा और बड़े जाओगे 4-5 पेज के पीडीएफ और आगे जाओगे वो है, तो वो उतना पढ़ना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम समझ में आ रहे हो ना, तुम एक 10 बाई 10 के कमरे में आप स्विमिंग पूल भी चाह रहे हो, 4 कार की पार्किंग भी चाह रहे हो, वो नहीं होने का। अगर आपको विला जैसी फील चाहिए तो वो तो विला में ही जाना पड़ेगा, तो आपको तो उतना ज्यादातर पढ़ना करंट पड़ेगा। अफेयर से आएंगे कि स्टैटिस्टिक वाले जीके से आएंगे? हाँ, ये अगर हमें पता होता तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाता। ये टिस वालों को भी नहीं पता, कैसा भी पूछ लेते हैं, वो कोई ट्रेंड नहीं है। पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ जीके में, नो ट्रेंड, कोई सर ट्रेंड कब नहीं। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, यूएनओ से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? मतलब जो मैंने पढ़ा वो यही पढ़ा कि उसकी जो 6 ऑर्गन्स हैं और उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और किसका कौन हेड है और किसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है, दैट्स इट। सो वुड इट बी इनफ या कौन कैसी अभी रिपोर्ट भाई जनरेट इतना करता है, वो डिटेल में जाना पड़ेगा? मैंने आपको बताया, देयर इज नो ट्रेंड। मैंने देखो पता है क्या, आप सभी लोगों से बोला पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे पहले देखो। पहला काम ये होना चाहिए, और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ के तुम यही बोलोगे कि कोई ट्रेंड नहीं है। किसी में बड़ा बेसिक भी पूछ रहे हैं, किसी में ऊपर ऊपर से भी पूछ रहे हैं। तो अभी सबसे पहले इन सारे कि मैं कितना पढ़ूं, ये एक और दूसरी बात है। अगर कोई भी मेरे से ये पूछेगा ना कि सर मैं और क्या पढ़ूं या मुझे और क्या पढ़ना चाहिए, कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए, उससे पहले वो ये एश्योर करे कि आज तक जितना पढ़ा है वो उसकी टिप्स पे है। यही मैं आपको बात बता रहा हूँ, कुछ नया पढ़ने से पहले आज तक जो पढ़ा है उसको पहले 100% अपना करो कि वो तो पक्का है, अब बताओ अब मैं क्या करूं। सर वो मैं कर पहले रही हूँ, इसको कवर मैं बोला था जैसे कि दो सुबह उठ के 2 घंटे रिवीजन वाला। मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि आज तक जो भी पढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन निकल गया तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, रादर कि अब आप 20 घंटे किसी नए टॉपिक में लगाएं और उसमें से एक क्वेश्चन आए या ना भी आए। ऑलरेडी जितना पढ़ा हुआ है सबसे पहले उसको अपना कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए। मन नहीं लग रहा है, 2-3 लोगों का एक क्लोज ग्रुप बनाओ, आपस में वीडियो कॉल ऑन करके बैठ जाओ, डेली डिस्कशन करो। एक इको की शीट पकड़, तू पूछेगा, मैं यहाँ की शीट पकड़ रहा हूँ आईआर की, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक तू ऐसे करके पढ़ो। 2 या 3 लोगों का कोई कोर ग्रुप बना लो, नहीं है तो किसी अपने दोस्त को यूज करो, दोस्त भी कोई नहीं है तो किसी और को यूज करो। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो पर्सन यूज होने के लिए तैयार है, ऐसा कोई ढूंढो, बट ढूंढो करो, ठीक है? अगले 15-20 दिन जैसे भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। मेरे को एक हेलो बात ठीक है है, बताइए। सर, अगर मतलब मैं डेली अगर ऐसे एक एक टॉपिक लेके इफ आई कवर दैट इज आल्सो फाइन, लाइक इज दैट वो स्ट्रैटेजी वर्क करेगा कैसे कैसे मतलब? अब आप में से मुझे ऑनेस्टली एक बात बताना, मैंने जिस दिन आपको शीट पहली शीट दी थी, मैंने बोला था कि जो भी आज मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे 1.5 घंटा लगाया है, बस आप उसको डेली 5 मिनट रिवाइज कर लेना। अगर आप में से सभी लोगों ने डेली सुबह उठ के जब से शीट स्टार्ट हुई है रिवाइज किया होगा, तो बिल्कुल भी उसको आज मेमोराइज करने में कोई इशू नहीं आ रहा होगा। टेल मी ऑनेस्टली कि आप में से अब कितने लोगों ने डेली ही रिवाइज कर रहे हैं और उसके बाद भी याद नहीं हो रहा? आपने मुझे पता है मिस कर दिया होगा कि ठीक है क्लास हो गई, याद है 5 दिन के बाद करेंगे, 10 दिन के बाद करेंगे, वो दिन अभी तक आया नहीं होगा। ऐसे हैं नहीं कितने सारे लोग? ऑनेस्टली बताइए, यहाँ पे कुछ वो वाली बात नहीं है कि अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। इस करंट स्टेज को ही समझ के आप आगे बढ़ पाएंगे? सर डेली तो ऐसा नहीं कोई बच्चा सर डेली नहीं सर, आई मीन मतलब कभी कभार अगर मॉक दिया है तो फिर मे बी गो थ्रू, या कुछ चीज कहीं पे रिकलेक्ट करने के लिए चेक किया है, बिकॉज एग्जाम के बाजू करे तो विल रिमेम्बर व्हाट वी गॉन थ्रू और भूल जाते हैं। अभी भी मैं बता रहा हूँ, डेली मॉर्निंग में उठ के जितनी भी A4 शीट है फटाफट सबसे पहले रिवाइज कीजिए।
और अब मैं बता रहा हूँ जिन लोगों ने 10, 15, 20 दिन के गैप के बाद रिवाइज किया है ना, अब वो फैक्ट शीट उनको बहुत बल्कि लगनी स्टार्ट लग जाएंगे, और जिन्होंने रिवाइज किया उनके लिए जस्ट अ केक वॉक। तो अभी भी डेली उठ के रिवाइज कीजिए, डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में जाने से पहले जस्ट रिवाइज कीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। 10 बार रिवाइज करो, 20 बार रिवाइज करो, 50 बार रिवाइज करो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा है, करना ही पड़ेगा। और ये अगर अब तक कर लेते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। अब ये ऐसा लगता है ना कि तुम्हें ऐसा लगता है आज ये आ गया, याद रहेगा, लेकिन हर 5 दिन के बाद 30-40% गायब हो जाता है, 10 दिन के बाद 70% गायब हो जाता है, 1 महीने के बाद 10% बचता है बस, और 1 महीने के बाद फिर तुम वापस पढ़ोगे ना, फिर वापस उसमें तुम्हें 4 घंटे लगाने पड़ेंगे, तो उस क्लास को लेने का क्या फायदा था। अभी भी आज मैंने जैसे आपको पढ़ा है, आई गारंटी कि 6-7 दिन के बाद आप हिस्ट्री की क्लास 10 दिन के बाद पढ़ना, तुम्हें 10-15% याद रहेगा, या एमसीक्यू को देख के याद आ जाएगा। बट एमसीक्यू को देख के याद आ जाना ये स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। ये तो उस टाइम पे तुम्हारा ये है कि ठीक है उसको देख के भी कुछ याद आएगा, लेकिन पहले तो तैयार रहो। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं अगेन एग्जाम से 10 दिन पहले वो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम वाला सोचता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें कुछ हो सकता है तो देखते हैं। चलो अब अगर किसी को कुछ आई गेस सारी चीजें क्लियर ही है, बताइए अब भी किसी को कुछ पूछना है। हेलो सर। हेलो लक्ष्मण बताइए। हाँ सर, हाँ बोला जी कि आप, लक्ष्मण सर बताइए। हाँ सर, बोला कि 200 MCQ जो टाइप करने के लिए बोला था, उसमें क्या एसएससी ऑप्शन देंगे? उसमें मैं बोल रहा हूँ कि आपका लेवल क्या हो, तो जैसे एसएससी में आते हैं, एसएससी के एग्जाम होता है वो डाल दो, तो उसमें तुम्हारा मतलब ये है कि हाँ उसी लेवल के तुम्हारे भी आएंगे। हाँ, मतलब एसएससी देना पड़ेगा तो उसमें से टाइप करके ना कुछ और देंगे? नहीं भी करो और तो भी एसएससी लेवल के आते हैं, पर ध्यान रखना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है ठीक है, ओके सर। ओके गाइस, रीसेंट बजट से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? बोलते हैं आपसे, आई विल ट्राई कि कल की क्लास रखूं या ना रखूं मैं बता दूंगा, बट कोशिश है कि मैं ले लूं क्लास। ठीक है सर, ओके बाय गाइस, गुड नाइट एंड बी सेफ यार, हेल्थ का Okay, थोड़ा सा ध्यान रखो। वैसे ही सीजन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, 1-2 दिन भी अगर आप तबीयत खराब होगी तो 1-2 दिन बेकार हो जाएगा। ज्यादा कपड़े पहनो पर ठंड मत लगने दो बिल्कुल भी, और बाहर जाना आप अवॉइड करो बिल्कुल। अगले 10-15 दिन की बात है, बाहर जाना अवॉइड करो, ज्यादा इंटरेक्शन करना अवॉइड करो, ज्यादा जस्ट एक फोकस करके रहो। अगले 15 दिन की बात है, उसके बाद आराम से कुछ भी नहीं। ठीक है ओके सर, ओके सी थैंक यू सर। अभी 4-5 लोग ही बचे हैं, लेकिन जो लोग बचे हुए वो सुन लो। एक हमारा है ना, ये भी आधे बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस बात को, बाद में फिर परेशान होते हैं। एक होता क्या है ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगले दिन फिर उसको 2 घंटे पढ़ा, उससे अगले दिन फिर उसको 1 घंटे पढ़ा, फिर अगले दिन 15 मिनट पढ़ा, तो 4-5 दिन का आपने पढ़ा तो 10 घंटे और 2 घंटे कम कम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका जो मल्टीप्लायर मेमोराइजेशन में इफेक्ट होता है ना, वो कई गुना बढ़ता जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ रिवीजन पे इतना एम्फेसिस कीजिए। ठीक है सर जी, हेलो। हाँ जी सर, रिसेंट बजट से कुछ क्वेश्चन आ सकता है? अरे बजट में कराऊंगा भाई, कराऊंगा, बिल्कुल आ सकते हैं। बजट होगा, बजट अगेन मैं एट मैक्स 20 मिनट में करा दूंगा, कहीं से पढ़ने के चक्कर में वो मत रहना, वो मैं बैठा हूँ। ठीक है, करा दूंगा। सर जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स भी यूट्यूब से चल जाएंगे, लाइक मतलब टॉप 100 या ऐसी? हाँ, अगर टाइम बच रहा है तो बिल्कुल कर लीजिए। तो क्योंकि नवंबर वाले तो हो गए, क्योंकि वो साथ साथ रिवाइज किए थी मैंने शीट्स, बट अब दिसंबर और जनवरी बचा है। उनको अभी फटाफट वहां से कर लो, मैं भी कराऊंगा, लेकिन अभी टाइम है तो एक बार कर लो आपके पास। ठीक है सर। आपको वो वेट नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। अब मैंने सारे बच्चों को स्ट्रेटेजी दे दी है कि वेट नहीं करना है, और आपको अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हो। जी बताइए सर। अभी एक्चुअली टाइम अगर नहीं हो रहा है और इतना मंथली नहीं हो पा रहा है, जो आपकी वो शीट्स है इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर, वो करे तो ही बस है ना सर। देखो अब अपने 15 दिन इस माइंड को मत लेके आओ कि क्या सफिशिएंट है क्या नहीं है। सिर्फ अपना ये अब आपका आइडिया होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूं।
अपनी फुल पोटेंशियल को लगाओ और जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो। इस पे मत जाओ कि क्या सफिशिएंट हो सकता है। वो सफिशिएंट पे जाओगे पता चलेगा एक बच्चा इतना कर रहा है, वो ये कर रहा है। हम सब अलग है, डिफरेंट है, किसी का लक काम कर सकता है, कुछ हो सकता है, बट उस थॉट प्रोसेस में जाओ ही मत। आपको सिर्फ याद रखना है मेरे पास 15 दिन है, 15 दिन मल्टीप्लाई बाय 15 आर अगर आप करेंगे तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास 225 घंटे हैं। स्मार्ट लोग पता है ऐसे ही करते हैं। हमारे सोशल साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं इनका टाइम मैनेजमेंट सबसे पुअर है। और जितने भी आप IITs वाले देखोगे ना, स्पेशली इंजीनियर्स, they are damn good in their time management। वो पहले निकाल लेंगे कि भाई मेरे पास 15 दिन बचे हैं, 15 दिन मैक्सिमम पढ़ पाऊंगा, 225 घंटे हैं, 225 घंटे में से आधे घंटे मैथ्स को दे, रीजनिंग को दे दिए, मेरे पास 80 घंटे बचे हुए हैं जिसको मैं जीके में दे सकता हूँ। अब इन 80 घंटे को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा? यस सर। ठीक है। कुछ जो होते हैं वो और ही एक लेवल ऊपर होते हैं, वो अब से नई किताब उठा के पढ़ेंगे, 30 घंटे 40 घंटे उसमें उन्होंने बर्बाद कर दिए, कुछ याद रहने का नहीं है, फिर 10 दिन के बाद नर्वस हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। सो गाइस आई होप इतना बता दिया। कोई और डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, और भी कुछ दिक्कत है मुझे मैसेज कर देना, बता भी दूंगा तुम्हें। बाकी तुमने ग्रुप बना रखा है, उसमें क्वेश्चन डालते रहिए, आपस में बच्चे भी पीयर रिव्यू भी हो जाता है और वो भी है। ठीक है गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके ओके सर, गुड नाइट सर। ओके ओके बाय।